हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको कनेक्टेड बॉडी सिस्टम का डायनामिक्स समझाया था, जहां पे 2-3 बॉडी को हम कांटेक्ट में रख देते, एक पे धक्का मारते तो तीनों चिपक के साथ चलता है, या स्ट्रिंग से 2-3 बॉडी कनेक्टेड होती है। 13, 14, 15 में आपको मैंने जो पूछे हुए सवाल थे वो भी कराए थे। पुल्ली ब्लॉक सिस्टम के बारे में समझाया था, जहां पे एक ब्लॉक स्ट्रिंग के थ्रू पुल्ली से ऊपर से आते हुए इससे कनेक्टेड होता है, तो इसके डायनेमिक्स को समझाया था, है ना। या एक ब्लॉक इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है और दूसरा नीचे हैंग हो रहा है। देखो, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। टेंशन, 2 ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, किसी भी 2 ब्लॉक के बीच में कनेक्टेड स्ट्रिंग में टेंशन। आपको क्या करना है, लिख लो, कलम निकालो और लिखो। कनेक्टेड बॉडी सिस्टम में सबसे पहले आप एक्सेलरेशन ही निकालेंगे। फटाफट क्या करें, आप एक्सेलरेशन निकाल लें, फटाफट एक्सेलरेशन निकाल लें। और एक्सेलरेशन निकालने के बाद आप ये सोचे कि मेरे से नॉर्मल पूछा है या टेंशन पूछा है। अब नॉर्मल और टेंशन निकालने के लिए जिस स्ट्रिंग में टेंशन पूछा है वो स्ट्रिंग जिस भी बॉडी से कनेक्टेड है, या जिसमें आपको कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है ना, वो बॉडी जिसके बीच में आपको कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है, उस बॉडी का एफबीडी बनाइए और वो चूज करिए कि जिस पे मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे होंगे उसका एफबीडी बनाइए। और साथ साथ में ये ध्यान रखिए कि एक्स एक्सिस की डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस का ही फोर्स देखेंगे, वाई एक्सिस की डायनेमिक्स की बात करेंगे तो वाई एक्सिस का फोर्स देखेंगे। बहुत आसान सा रिलेशन है ना। ये कहता है मेरी तरफ फोर्स 0 है तो मेरा एक्सीलरेशन 0 होगा, उसका नहीं पता। ये कहता है मेरी तरफ फोर्स 0 है तो मेरा एक्सीलरेशन 0 होगा, उसका नहीं पता। ये कहता है मेरी तरफ फोर्स होगा तो मेरा एक्सीलरेशन होगा, उसका नहीं पता। ये कहता है मेरी तरफ, समझ रहे हो क्या? चिंकी मिंकी को देखा है कपिल शर्मा के शो में, ये एक्स और वाई, ये चिंकी मिंकी है, दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन है नहीं। ये वाई कहता है कि मेरे अलोंग फोर्स नॉन जीरो है तो मेरे अलोंग एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका नहीं पता। ये कहता है मेरे अलोंग फोर्स है तो मेरा एक्सीलरेशन होगा, उसका नहीं पता। ये कहता है मेरे अलोंग फोर्स 0 है तो मेरा एक्सीलरेशन 0 होगा, उसका नहीं पता। ये कहता है मेरे अलोंग फोर्स होगा तो मेरा एक्सीलरेशन होगा, उसका नहीं पता। ये कहता है मेरे अलोंग फोर्स है तो मेरा एक्सीलरेशन होगा, उसका नहीं पता। ये कहता है मेरे अलोंग फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, मतलब आगे का फोर्स बराबर पीछे का फोर्स, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, एक्सीलरेशन 0 होगा, उसका नहीं पता। तो कितनी बातों का ध्यान रखना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बड़ा आसान होता है। सबसे पहले सिस्टम से बॉडी को बाहर निकालो, कितने नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करो, 1, 2, 4, 6, 10, 20। उसको ऊपर वाले फोर्स को एरो लगा के ऊपर रिप्रेजेंट करो, आगे वाले को आगे रिप्रेजेंट करो, नीचे वाले को नीचे रिप्रेजेंट करो। उसके बाद देखो, अगर एक्स एक्सिस में बॉडी रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स। और अगर वाई में एक्सेलरेटेड है ना, तो देखो किस तरफ एक्सेलरेटेड है। अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स लिखो, ऊपर का नेट फोर्स बराबर मास इनटू ऊपर का एक्सेलरेशन। नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है तो नीचे का नेट फोर्स लिखो। आज भी ऐसे कुछ सवाल कराऊंगा। तो कनेक्टेड बॉडी सिस्टम में सबसे पहले क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन निकाल के उस बॉडी का एफबीडी बना दो जिससे कनेक्टेड स्ट्रिंग में टेंशन पूछा है या जो 2 बॉडी कनेक्टेड है उनके बीच में नॉर्मल पूछा है, उसका एफबीडी बना दो। ठीक है साहब। तो आज के लेक्चर में हमारा गोल क्या है? आज के लेक्चर में हमारा गोल है क्वेश्चंस ऑन स्प्रिंग। लास्ट लेक्चर में हमने किया था, थोड़े क्वेश्चंस ऑन स्प्रिंग और करेंगे, स्प्रिंग फोर्स के नेचर को समझेंगे, साथ साथ में हम कटिंग ऑफ स्प्रिंग के केसेस को समझेंगे, है ना। कटिंग ऑफ स्प्रिंग नहीं, कटिंग ऑफ स्ट्रिंग इनफैक्ट, है ना। कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग काटने से क्या होता है ना, डायनेमिक्स में क्या चेंजेस आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कोई सिस्टम है और जाकर रस्सी काट दो तो क्या होगा, ऐसे सवाल नीट में पूछे भी गए। उसके बाद हम लोग कांस्टेंट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें कांस्टेंट रिलेशन में इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं दोनों पढ़ा दूंगा और आपको बता भी दूंगा कि किस पे ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं और सबसे पहले आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझा देते हैं। देखिए साहब, और हाँ एक चीज और मैं कहना चाहता था कि आपका सिलेबस बहुत ही जोरदार तरीके से चल रहा है। बहुत ही जोरदार कहने का मतलब यह है कि बहुत ही कंफर्ट जोन में हो आप लोग। स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि लेक्चर के ड्यूरेशन थोड़े से ज़्यादा जा रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें सिखानी है ना। जर्नी आसान नहीं है, घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा।
तो बेसिक मैथमेटिक्स को ना मैं हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, और बेसिक मैथमेटिक्स में डेडिकेटेड सेक्शन किसी भी कोचिंग या कोर्स या कहीं भी इतना ज़्यादा प्रायोरिटी से नहीं पढ़ाया जाता है। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, या किसी से पूछ लीजिएगा। तो जो शेड्यूल बना था उसमें बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर थे ही नहीं, तो मैंने खुद कहीं कहीं से लेक्चर निकाले, है ना। बहुत ही कॉन्स्ट्रेन होता है, आज हम कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन पढ़ेंगे, बड़ा ही कॉन्स्ट्रेन होता है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब गाइडलाइंस होते हैं, किसी को फॉलो करना, ऐसे फॉलो करना, ये फॉलो करना, इतने लेक्चर में। तो कहीं कहीं चैप्टर से लेक्चर निकाल के छोटा छोटा या एक्स्ट्रा लेक्चर की डिमांड करके मैंने पहले आपको बेसिक मैथ पढ़ाया। तो वहाँ पे दबाव था ही कम लेक्चर में हमें सारा कुछ पढ़ाना है। अब असल में देखो तो पूरे फिजिक्स में तुम करते क्या हो, पूरे काइनेमेटिक्स में आपने क्या किया है, तो आपने काइनेमेटिक्स में ग्राफ पढ़ा है, ग्राफ में स्लोप और एरिया वो पहले पढ़ाना और समझाना ज़रूरी है अलग सेक्शन में। पैराबोला क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्लोप का वेरिएशन क्या होता है। उसके बाद आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो भी पहले समझना ज़रूरी था। इक्वेशन सॉल्व करना सीखना था, वो भी पहले करना ज़रूरी था। लॉग के सवाल कहीं कहीं आ जाते हैं, वो भी पढ़ना ज़रूरी था। तो आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस समय कम समय में ज़्यादा पढ़ाना था, तो थोड़ा सा प्रेशर था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ सिलेबस बहुत बढ़िया चल रहा है और समय पे आपका सिलेबस ख़त्म होगा। आप चिंता मत करिए, आप ये फोकस करिए कि हमें कितना कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, उसको कैसे अच्छे से सीखना है, उसको प्रैक्टिस करनी है। डीपीपी और मैं जो होमवर्क के सवाल देता हूँ वो करते चलो। और कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था कि टेस्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज़ लर्निंग। देखो हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, करना हमें है लेकिन उसको पहले नहीं कर सकते ना। समझ में आया कि नहीं है, पहले नहीं कर सकते। जिस एक स्टेप है, बिल्कुल प्रोसीजर है, उसी के साथ हमें चलना पड़ेगा। चलिए साहब देखिए, तो ये ब्लॉक है, ये M1 मास का ब्लॉक है, ये M2 मास का ब्लॉक है। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है अगर सरफेस स्मूथ है, स्मूथ ही है क्योंकि रफनेस तो दिया नहीं है। अगर स्मूथ सरफेस है तो ये जो M1 ब्लॉक है वो एक्स एक्सिस में चलेगा, वाई एक्सिस में चलेगा कि इंक्लाइन प्लेन पे फिसलेगा। साफ साफ बताइए बताइए क्या होगा, क्या ये इंक्लाइन प्लेन पे फिसलेगा? हाँ सर, इंक्लाइन प्लेन पे ही चलेगा। तो अगर मैं M1 का FBD बनाऊं तो इसमें सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है नीचे mg और एक लग रहा है यहां पे ब्लॉक पे और इंक्लाइन प्लेन पे कांटेक्ट यहां पे। तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल यहां लगेगा। किस पे लगेगा? ऑन ब्लॉक, ऑन ब्लॉक। और ये इंक्लाइन प्लेन है, नीचे की तरफ नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन पे लगेगा, लेकिन इंक्लाइन प्लेन तो फिक्स है, कहीं नहीं जा रहा, तो हम ब्लॉक पे नॉर्मल इधर मानेंगे। अब इस mg का दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट mg का इधर आएगा। ध्यान से देखेंगे तो इस mg का कंपोनेंट होगा m1 है, इनफैक्ट m1 है, तो ये m1g साइन अल्फा। क्या होगा? m1g साइन अल्फा। ठीक है साहब। और सर स्ट्रिंग में कुछ टेंशन भी होगा, आपने दो कैसे बोल दिया? तीन लगना चाहिए फोर्स। हाँ, आई एम सॉरी, मैंने गलती कर दिया। m1 पे तीन फोर्स लगेगा। कौन कौन सा? सरफेस के वजह से कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे, m1g नीचे इनफैक्ट, और यहां पे रस्सी कनेक्टेड है तो टेंशन T ऊपर। m1g का कंपोनेंट m1g साइन अल्फा और ये हो जाएगा m2g कॉस अल्फा। एक बहुत ही महान बच्चा मेरे से सवाल पूछता है, मतलब उस पर हंसू या रो मुझे नहीं पता, लेकिन आप उसका जवाब बताने की कोशिश करना, क्या पता आपका भी वही डाउट हो कि सर आपने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स फंडामेंटल फोर्स, तो आपने इस फंडामेंटल फोर्स को तोड़ कैसे दिया? फंडामेंटल को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते, फंडामेंटल तो वो होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ बेटा, फंडामेंटल वही होता है हम जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। क्या इस फोर्स को दो अलग अलग फोर्सेस के नेचर में तोड़ रहा हूँ क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी और चीज़ से बना हुआ है। बेटा, कंपोनेंट का मतलब होता है इफेक्ट। अगर इधर फोर्स लग रहा है तो उसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में क्या होगा? जवाब मैं नहीं बता दिया, चलो कोई बात नहीं। चलो, तो इंक्लाइन प्लेन तो हार्ड है बहुत, इस तरफ जा नहीं सकता। नहीं सर, इधर तो नहीं जाएगा। तो क्या n बराबर m2g कॉस अल्फा होगा? हाँ, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। आप यहां पे कह सकते हो कि जो नॉर्मल n1 है, दैट n1 मस्ट बी इक्वल टू m2g
कॉस अल्फा। अरे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन फोर्स 0 होना चाहिए। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन क्या होना चाहिए? फोर्स क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन 0 होना चाहिए। तो देखो 0 फोर्स है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, तो जितना इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर फोर्स लगा है उतना इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे फोर्स लगना चाहिए। अब यहाँ पे जाओगे तो इस तरफ फोर्स लगेगा आपका। अब बाय डिफॉल्ट लिख सकते हो m2g साइन बीटा। सेम इसी तरीके का यहाँ भी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, लेकिन हमें पता है मोशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ही होना है। तो नीचे m2g साइन बीटा और इधर लगेगा आपका वही टेंशन टी, क्योंकि यही स्ट्रिंग यहाँ तक आया हुआ है ना। यही स्ट्रिंग घूम घूम के यहाँ तक आया, कोई दूसरा स्ट्रिंग नहीं है, यही स्ट्रिंग है। और ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली है, मासलेस पुल्ली है, तो इस पर तो फिसलेगा। अब क्या करें सर? अब यहाँ पे देखिए कि m2 और m1 को इसी लाइन में एक 1D की तरह ज्यूम करिए। इसी लाइन को 1D की तरह ज्यूम करिए। दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट mr स्टार लगाए, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाई नेट मास, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाई नेट मास, है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट बटा एम नेट। तो अब ऐसे एज्यूम करिए कि इस लाइन में ये चलेगा। तो ये वो रीजन है जो बाहर से ग्रेविटेशनल फोर्स ने लगाया जिसकी वजह से मोशन होगा। टेंशन फोर्स m2 और m1 दोनों मास सिस्टम को एक मान लूंगा तो टेंशन हो गया इंटरनल, वो कैंसिल हो जाएगा। इधर हो जाएगा m1g साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा बटा m1 प्लस m2। आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर आपने m2g साइन बीटा में से m1g साइन अल्फा को ही सब्ट्रैक्ट क्यों किया? तो मैंने माना कि एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन इसका इधर है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ये मोशन को अपोजिट में है और ये मोशन के डायरेक्शन में है। अब दिखने में सवाल भयंकर है, लेकिन मुझे पता है आप सब लोगों ने सवाल देखा और सीधा आंसर ये लिख लिया है। मुझे भरोसा है आप पे, सवाल देखा और आंसर ये लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेटिंग ऑफ द स्प्रिंग, नहीं रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग, ये सवाल मैंने आपको दिया था। अब स्प्रिंग की रीडिंग पूछे या कांटेक्ट फोर्स पूछे या नॉर्मल रिएक्शन पूछे, आपको एक ही काम करना है, सिस्टम का एक्सेलरेशन लिखना है पहले। तो पुल्ली ब्लॉक सिस्टम ही है। एक पुल्ली से ऐसे डायरेक्ट कनेक्टेड होगा, या तो पुल्ली को ऐसा बना लो, कुछ ऐसा, दो पुल्ली बना लो ऐसे, और ऐसे बॉडी को कनेक्ट कर दो, क्या फर्क पड़ा? ये पुल्ली तो फ्रिक्शनलेस मासलेस ही है। ये सिस्टम और ये सिस्टम तो एक ही चीज हुआ ना। देखो बेटा, ऐसे चलेगा या ऐसे फिसलेगा, एक ही चीज है दोनों, बिल्कुल एक ही चीज है। हाँ सर एक ही चीज है, इसमें क्या खास बात है? तो अगर ये एक चीज है, अब अपन क्या करते हैं कि पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए या तो इसका एफबीडी बनाओ, या डायरेक्ट लिखो m2 माइनस m1 बटा m2 प्लस m1 इंटू जी। ये हो जाएगा 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10। ये हो जाएगा आपका 10 बाई 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2, और ये 6, 2 बाई 6 1/3, 10 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। और जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा मास है, उतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर उठेगा। अब सर हमें तो इस स्प्रिंग की रीडिंग बतानी है। उस स्प्रिंग की रीडिंग कैसे बताओगे? आप इस स्प्रिंग को हटा के सीधा तार मान लो, मतलब एक स्ट्रिंग मान लो, और उस स्ट्रिंग में टेंशन निकालो। तो सर यही तो स्ट्रिंग है जो यहां से डायरेक्ट जाके, ऐसे मत समझो। देखो अगर इसका कुछ मास होता, अगर ये ब्लॉक का कुछ मास होता, तो हम ये मानते कि ये वाला स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है और ये वाला स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है। लेकिन ये तो इस आइडियल स्प्रिंग है, आइडियल स्प्रिंग है, मतलब इसका मास 0 है, और मास 0 है तो मानेंगे कि यही स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक है। तो इसमें टेंशन निकालना है बस मुझे। तो टेंशन निकालने के लिए 4 kg का एफबीडी बना लेता हूँ। अब ईमानदारी से बताओ 4 kg नीचे जा रहा कि ऊपर जा रहा? सर नीचे जा रहा है ना। 4 kg का मास ज़्यादा है, 2 kg का कम है, नीचे जा रहा। तो नीचे की तरफ फोर्स हो जाएगा mg और ऊपर की तरफ फोर्स हो जाएगा t। कितने आराम से और एफर्टलेस, हर केस में, हर सवाल में एक ही काम किया है। जिधर एक्सेलरेशन है बॉडी का, नेट फोर्स उधर ही हो जाएगा। mg माइनस टी बराबर मास m इंटू एक्सेलरेशन है। बताइए mg कितना हो जाएगा सर? 40। और टेंशन t हमें निकालना है। अरे mg 40 क्योंकि मास 4 है और मास 4 है और एक्सेलरेशन है 10/3।
तो ये सर 40/3 हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आइए, तो 40 माइनस 40/3 इज इक्वल टू टी, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 120, 80/3, टी इज इक्वल टू आ जाएगा 80/3। मेरे सारे ही बच्चों के जवाब 80/3 है ना, है कि नहीं ये बताओ? बिल्कुल सर 80/3 है। अच्छा चलो, एक बच्चा मेरे से सवाल पूछा है ना, सवाल पूछ के तुम भूल जाया करो, और अगर कोई भी सवाल कहीं पूछते हो मेरे से, कहीं से भी मुझसे अगर सवाल पूछते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है ना, नहीं 2 चीज़ों का ध्यान रखना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे 2 चीज़ों का ध्यान रखना। पहली बात, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल का सॉल्यूशन उसके साथ अटैच करिए। जहाँ पे आपका आंसर नहीं आ रहा है या आप कुछ गलत सोच रहे हो तो उसको लिख दीजिए, ताकि मैं उसको सही करके आपको बता दूँ, पहली बात। दूसरी बात, जल्दी मत करिए, सवाल डाल के छोड़ दीजिए, और अगर जवाब ना है तो अगले दिन एक मैसेज डाल दीजिए, सर प्लीज़ देख लीजिएगा, है ना। आप सवाल डालते हो, आधे घंटे बोलते हो सर बताओ, ऐसे कैसे सर बताओ, मतलब मेरे जीवन में एक ही काम नहीं है ना बेटा। और आप बहुत सारे बच्चे अगर बहुत सारे सवाल बोल के बोलेंगे डाउट बताओ, तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ देता हूँ, डाउट ही बताना शुरू कर देता हूँ, फिर कैसे कर पाऊँगा बताओ ना तुम ही। ऐसा तो नहीं है कि आई एम डेडिकेटेड फॉर यकीन बैच ओनली, आई एम डेडिकेटेड फॉर अर्जुना, आई एम डेडिकेटेड फॉर लास्ट ईयर यकीन एंड क्रैश जिसमें स्प्रिंट का लेक्चर जाता है, आई एम डेडिकेटेड फॉर यकीन बैच। तो बहुत सारे काम में बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, और उस डाउट्स में से कुछ मुझे अच्छे डाउट्स लगते हैं, उसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेता हूँ, है ना, क्वेश्चन के फॉर्म में मैं क्लास में बता देता हूँ। मुझे लगता है कि ये सबको आया होगा डाउट, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। अगर मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, अगर अच्छा डाउट है तो मैं खुद बता दूंगा क्लास में। दूसरी बात, बहुत ही बेकार निहायती घटिया किस्म के डाउट अगर कुछ पूछते हो तो डांट खाने के लिए तैयार रहना, है ना, गाली सुनने के लिए तैयार रहना, और गाली सुन के अगर बुरा लगता है तो चले जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और गाली सुनने की हिम्मत है, डांट खाने की हिम्मत है ना, तो सुन के मुस्कुराना, सर अभी गुस्से में, कोई बात नहीं बाद में पूछेंगे। चलो देखो, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की रीडिंग बतानी, या फिर 7 kg एंड 3 kg के बीच में एक सीधा स्ट्रिंग लगा होगा, उस स्ट्रिंग में टेंशन बताना। सीधा ये सवाल होगा, 7 kg एंड 3 kg के बीच में एक स्ट्रिंग लगा, उसका टेंशन बताओ, या इस स्प्रिंग का रीडिंग बताओ। इन दोनों सवाल में डिफरेंस है कि दोनों सेम होगा? प्लीज मुझे बताइएगा, प्लीज ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 5 kg यहां पे कनेक्टेड है, इस स्ट्रिंग से पुल्ली के थ्रू गया है, ये 3 kg कनेक्टेड है, 3 kg एंड 7 kg के बीच में स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और इसका टेंशन बताओ। या यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग का रीडिंग बताओ। आइडियल स्प्रिंग है ऑफ कोर्स। तो दोनों सेम ही सवाल है कि अलग सवाल हो गए? सोच के बताइए। दोनों सर 100% सेम सवाल है। कैसे? देखिए स्प्रिंग का रीडिंग बनाने के लिए आप उसको हटा के एक रस्सी तो मान लेते हो, रस्सी में जो टेंशन होता है वही स्प्रिंग की रीडिंग होता है, दैट्स इट। वही स्प्रिंग की रीडिंग होता है, दैट्स इट। बड़ा आसान है सर। हाँ तो आओ, सबसे पहले क्या करो सर, सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालो। अब सिस्टम का एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? क्या मैं यहां पे जो टेंशन होगा ऊपर की तरफ, इसको T1 मान लेता हूं, तो यहां की तरफ टेंशन कॉन्टैक्ट पॉइंट है, यहां की तरफ टेंशन नीचे होगा T1। स्प्रिंग फोर्स लिखोगे या टेंशन लिखोगे एक ही बात है ना सर। आपको कैसे पता कि स्प्रिंग फोर्स होता तो भी अंदर की तरफ फोर्स होगा? एक बात बताओ, इस तरह का मैं सिस्टम लगा दूं और नीचे की तरफ चीजें इससे रिलेटेड है, तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड स्टेट में होगा कि इलॉन्गेटेड में होगा? कंप्रेस्ड में होगा कि इलॉन्गेटेड में होगा? सर ये हम नहीं डिसाइड कर पा रहे, तो 2 लॉजिक बताता हूँ। पहली लॉजिक, जब ये सिस्टम चल रहा है तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड कैसे होगा? वो तो खिंचा ही होगा ना। ये 7 kg नीचे जाना चाह रहा है, ऐसे सोचो 7 kg नीचे जाना चाह रहा है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो जी से नीचे एक्सिलरेट होना चाह रहा है। ये स्प्रिंग क्या करेगा? उसको जाने देगा कि रोकेगा? सर ऑब्वियस ही बात है, ये इस पे mg नीचे लगेगा, ये 5 kg कम है, 7 kg ज़्यादा, तो नीचे की तरफ भागेगा। नीचे की तरफ भागेगा अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जी से एक्सिलरेट होना चाहेगा। ये स्प्रिंग इसको नीचे जाने से रोक रहा है। कैसे रोकेगा? नीचे फोर्स लगा के कि ऊपर फोर्स लगा के। तो इसीलिए मैं आपसे जो बोल रहा हूँ ना 100% सही है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहीं भी स्प्रिंग लगा हो, डायनेमिक्स वाले प्रॉब्लम में कहीं भी स्प्रिंग लगा हो, उसको हटा के वहाँ पे स्ट्रिंग मान लो, लिख लो इस बात को। कहीं भी स्प्रिंग लगाओ, उसको हटा के स्ट्रिंग मान लो और उसका टेंशन निकाल दो, है ना। टेंशन पूछ रहा था, रीडिंग पूछ रहा था, स्प्रिंग की रीडिंग पूछ रहा था, ठीक है साहब। अब बच्चे ने क्या किया, एक बच्चा मेरे से सवाल पूछता है, कहता है कि यहां पे टेंशन टी, यहां भी टेंशन टी और यहां भी टेंशन टी। बेटा मैंने आपको बताया था कि आइडियल स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होता है,
हाँ बिल्कुल सही बताया था, तो वही तो कर रहे हैं, यहाँ भी टेंशन सेम, यहाँ भी टेंशन सेम। तो ये वाला जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे टेंशन कुछ लगेगा T2, और ये यहाँ से गया 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 घूम 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 के यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पे टेंशन होगा T2। बस ये स्ट्रिंग खत्म। ये जो स्ट्रिंग लगा है, ये ग्रीन कलर से बना देता हूँ मैं, इसको ग्रीन कलर से बना देता हूँ। ये जो ग्रीन कलर से स्ट्रिंग मैंने बनाया है वो स्ट्रिंग 3 kg और 5 kg को कनेक्ट कर रहा है, तो इस स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होगा, T2 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 T2। अब 3 kg और 7 kg के बीच में तो दूसरा स्ट्रिंग लगा है, अगर स्ट्रिंग होता तो यह दूसरी चीज लगी है, इसमें टेंशन और इसमें टेंशन सेम नहीं होगा। तो सर आपने क्यों कहा था कि स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होता है? एक सिंगल स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होता है, एक सिंगल स्ट्रिंग में। अब 7 kg और 3 kg और 5 kg के बीच में एक सिंगल स्ट्रिंग है, उसके बाद 3 kg और 7 kg के बीच में एक स्ट्रिंग होगा। ठीक है सर, अब तो आपको FBD बनाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं अभी भी सिस्टम का एसिलेशन लिख सकता हूं, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। कैसे? सुनो, एज्यूम कर लो, इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ कि इस बॉडी को मैं ऐसे मान लेता हूं, इसको पीछे मान लेता हूं, ऐसा सिस्टम मान लेता हूं, दिस वन एंड दिस वन। अब देखो, ये हो गया तेरा 7 kg और ये हो गया तेरा 3 kg और ये हो गया तेरा 5 kg। ऐसा सवाल किया है? हाँ, तो याद कर, क्या इसमें और इसमें टेंशन सेम माना था तूने? नहीं सर। तो कितना बड़ा बेवकूफ है, शर्म कर थोड़ा सा, घर में कोई नहीं है, अकेले बैठ के अंधेरे कमरे में शर्मा थोड़ा सा। और देख इधर, इसमें और इसमें टेंशन जब सेम नहीं माना था, तो यहां और यहां टेंशन कैसे सेम मान लिया तुमने, बता? ठीक है सर। अब इस 7 kg पे आगे फोर्स कितना लग रहा? सर 7 kg पे आगे फोर्स लग रहा 7G, और इस 3 kg पे ऐसे ही ना, नीचे की तरफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, इधर फोर्स लगेगा 3G, और इस 5 kg पे ऐसे ऐसे नीचे जाएगा, तो ये ऐसे ऊपर उठेगा ना, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, देखो ऐसे तो चलेगा। तो इस पे 5G पीछे लग रहा, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊंगा। तो 3G और 7G नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया आगे की तरफ, मोशन की तरफ, और 5G उसको अपोज कर रहा। सर इसके बीच में जो टेंशन होगा, ये पीछे ये आगे तो नेट कैंसिल, ये पीछे ये आगे तो नेट कैंसिल। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इज नथिंग बट 7G प्लस 3G, ये हो जाएगा आपका 10G माइनस 5G डिवाइडेड बाई 7 5 12 3 15 50। दैट्स द आंसर। नेट पुलिंग फोर्स इज दिस बटा नेट मास। तो अब ये हो जाएगा आपका 5/15G मतलब G/3। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट G/3। अब क्या करें? 7 kg का FBD बनाओ। FBD ऑफ 7 kg, FBD ऑफ 7 kg। 7 kg पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा 7G, अरे mg, और ऊपर फोर्स लग रहा होगा आपका टेंशन T1। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही होगा क्योंकि 7G डोमिनेटिंग है, हमने ये कॉमन सेंस से देखा है, नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन आया आपका G/3। तो आप बोलेंगे 7G डोमिनेटिंग होगा, माइनस T1 इज इक्वल टू 7G का FBD बना रहा हूँ तो मास 7 इंटू एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा G/3। अब T1 को इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 7G माइनस 7G/3। तो 21 माइनस 7, तो 21 माइनस 7 हो जाएगा 14G/3। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, न्यूटन, 14G/3 न्यूटन। जी की वैल्यू आप 10 रख सकते हैं, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही खास सवाल ये नहीं है ना, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा इसमें और इसमें टेंशन सेम नहीं होगा दादा। ये अलग स्ट्रिंग है जो 7 kg और 3 kg के बीच लगा है, ये अलग स्ट्रिंग है। लेकिन सर आपने पिछले सवाल केस में क्लास में कराया था कि 3 kg और 7 kg को यहाँ पे चिपका हुआ मान लिया था। हाँ बिल्कुल मान लिया था चिपका हुआ। तो जब मैंने 7 kg और 3 kg को एक साथ चिपका हुआ यहाँ पे मान लिया, तो उसका रीज़न क्या था? इस पे टेंशन T1 नीचे, इस पे टेंशन T1 ऊपर। तो ये 7 और 3 10 kg का एक ऑब्जेक्ट मान लिया था, 5 kg का इधर मान लिया था। तो वैसे करके देखो, वही तो किया है। तो इधर 10 kg नीचे, M2 10 kg और M1 5 kg, देखना M1 माइनस M2 बटा M1 प्लस M2, यही तो किया है। तो कुछ भी पूछे पहले आप क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर उसमें टेंशन निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बढ़िया सवाल मुझे याद आया यहाँ से, है ना, करा देते हैं। कंसेप्ट सीखना जरूरी है। ऐसा ऐसा सवाल कर लोगे ना तो तुम्हें जो कल सवाल किए थे वो लगेंगे कि ये तो बच्चों का खेल था। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है M1 और यहाँ पे एक पुल्ली कनेक्टेड और है ना। इस पुल्ली से ऐसे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये है M1 मास M2 मास
और ये है M3 मास। जोरदार। अब आपसे सवाल पूछा है कि इफ M1 is at rest then find acceleration relation between M1, M2 and M3। बहुत ही जोरदार सवाल। फाइंड रिलेशन बिटवीन M1, M2 एंड M3 इफ M1 इज एट रेस्ट। अब सुनो, ये जो स्ट्रिंग है ना बेटा, ये जो M1 और इस पुल्ली को कनेक्ट कर रहा है, ये येलो कलर से जो बना है, एक ये सिंगल स्ट्रिंग है। यहां पे अगर तुम कहते हो कि टेंशन है तुम्हारा कुछ T1, यहां पे कहते हो कि तुम्हारा टेंशन है कुछ T1, तो यहां भी टेंशन होगा T1। क्यों? क्योंकि यही येलो कलर का स्ट्रिंग जो M1 से कनेक्टेड और पुल्ली के सेंटर पे कनेक्टेड है, यहां पे टेंशन अगर आपका है, यहां पे टेंशन है अगर आपका T1, तो यहां भी टेंशन होगा आपका T1। और M1 का FBD बना है, तो नीचे M1 पे एक फोर्स लग रहा है M1G, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर लग रहा है उस पर टेंशन T1, और कह रहा है कि M1 इज एट रेस्ट। तो M1 अगर रेस्ट में है तो T1 बराबर हो जाएगा M1G, T1 बराबर हो जाएगा M1G। डन? ओके सर। अब एक बात बताओ, यहां पर टेंशन कितना होगा? यहां पर टेंशन होगा कुछ T2, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रिंग आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये वाला ग्रीन कलर का स्ट्रिंग वो M2 और M3 के बीच कनेक्टेड है। तो सर यहां भी नीचे की तरफ हो जाएगा। रस्सी थोड़ा टेढ़ा बना है, वैसे आप यहां पे देख सकते हो, रस्सी थोड़ा टेढ़ा बना है, आप अच्छे से बना के देख सकते हो कि अगर ये T2 है, ये T2 है, तो ये भी T2 होगा और ये भी T2 होगा। सही बात है सर। अब ऐसा करते हैं, एक बात बताओ, अगर M1 रेस्ट में, हाँ सर M1 रेस्ट में, तो ये स्ट्रिंग रेस्ट में, ये स्ट्रिंग रेस्ट में, तो ये पुल्ली रेस्ट में। ये M1 ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, मतलब ये चल नहीं रहा, रेस्ट में। तो इसके रेस्ट में होने की वजह से ये स्ट्रिंग में तो कोई मूवमेंट है नहीं। सर कैसे पता? अगर स्ट्रिंग ऊपर नीचे जाएगा तो मास M1 से कनेक्टेड है ना डायरेक्टली, हाँ वो नहीं चल रहा। अगर ये नहीं चल रहा तो ये पुल्ली भी नहीं चल रहा, मतलब इस पुल्ली को मैं रेस्ट में मान सकता हूँ, मान कह सकता हूँ है पुल्ली रेस्ट में। अगर पुल्ली रेस्ट में है तो M3 और M2 के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है कि दोनों रेस्ट में है कि मोशन में है, दोनों मासेस भी सेम नहीं, M2 M3 अलग है, तो इसको मैं चलता हुआ मान सकता हूँ। तो इस तरह के सिस्टम में मैंने देखा है कि पुल्ली से जब दो मासेस जैसे कनेक्टेड होते हैं तो उस स्ट्रिंग में दोनों मास जब नीचे लटका हो तो टेंशन क्या होता है? टेंशन होता है T2 इज इक्वल टू 2M2 M3 बटा M2 प्लस M3। याद करो, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम बन गया ये। M2 M3 स्टेशनरी पुल्ली से कनेक्टेड दो ब्लॉक हैं, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम वाला। तो दोनों ब्लॉक नीचे हो, अच्छा एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो, एक नीचे हो, तो टेंशन लिखते थे अपन M1 M2 बटा M1 प्लस M2 इंटू G। अब दोनों नीचे हो तो टेंशन ये लिखते थे। बहुत सही है, T2 बराबर 2M2 M3 बटा M2 प्लस M3। अब सुनना, चलो सर ये T2 तो ठीक है, समझ आ गया, T2 ठीक है, समझ आ गया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये T1 बराबर M1G लिख सकते हो क्या? हाँ, T1 बराबर M1G लिख सकते हैं। और हमें पता है कि इस पुल्ली का FBD बना है तो नीचे T2, तो 2T2 और ऊपर सिर्फ T1, तो आप लिखेंगे 2T2 बराबर T1। अब यहां से T1 की वैल्यू ये रही और T2 की वैल्यू ये रही, पुट कर दो और सॉल्व करो। तो मेरे हिसाब से रिलेशन ये आना चाहिए 4M2 4M1 इज इक्वल टू 1/M2 प्लस 1/M3, है ना। एक बार सॉल्यूशन करो, T1 की वैल्यू रखो, T2 की वैल्यू रखो और ये आंसर निकाल के लाओ। ये छोटा सा होमवर्क है, बहुत बढ़िया जोरदार सवाल है। सवाल थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैंने बहुत धीरे धीरे समझा। अगर समझ नहीं आया हो बेटा तो इसको रिवाइंड करके एक बार देख लेना, फिर भी समझना है तो छोड़ देना, नॉट फॉर नीड, नॉट फॉर नीड मैं लिख रहा हूं। तो अगर तुमको ना समझ में आए तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा ही नहीं आएगा। मैं गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, नहीं आएगा तो क्यों कराया? अरे भाई थोड़ा समझने के लिए कराया। ये रेस्ट में है तो पुल्ली भी रेस्ट में होगा, थोड़ा सा लेवल अप होना चाहिए ना बेटा, मेंटल एक्सरसाइज ज़रूरी है। चलो स्प्रिंग में बच्चे कह रहे थे थोड़ा सा कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है सर, थोड़ा और समझाओ। एक बच्चा तो कह रहा कि सर, अभी बताता हूँ, वो कह रहा
कि यहाँ से स्प्रिंग कनेक्टेड है दीवार से और स्प्रिंग को दोनों तरफ मैं F4 से खींचूँ, वो दोनों अलग अलग केस होगा सर। इसमें 2 फोर्स है तो ये हो जाएगा 2F/K, इसमें एक ही फोर्स है तो इसमें हो जाएगा F/K। चल बुद्धिहीन थोड़ा सीख। देख स्प्रिंग फोर्स पे तो मैंने सवाल करा दिया, थोड़ा स्प्रिंग को और समझाता हूँ। देख स्प्रिंग फोर्स क्या होता है कि ये तेरा स्प्रिंग है, ऐसे हवा में रखा हुआ है, आइडियल स्प्रिंग है, आइडियल स्प्रिंग है, और इधर से मैंने फोर्स लगाया। आइडियल स्प्रिंग मतलब इसका कोई मास नहीं है, मास 0। अब बताओ इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा बताओ। तुम ऐसे नहीं सीखोगे, अब ऐसे सीखोगे। बताओ स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा। इस स्प्रिंग को अगर मैं पकड़ के ऐसे खींच दूं, स्प्रिंग आइडियल है, मासलेस है, तो इन्फाइनेटली लार्ज एक्सीलरेशन से आगे चला जाएगा, इसमें कोई इलोंगेशन नहीं होगा, और सच में नहीं होगा। इलोंगेशन क्यों होगा? स्प्रिंग पड़ा हुआ है, पीछे से उसको कोई रोकने वाला है नहीं, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हवा में ऐसे रखा हुआ है, तुम F से खींचोगे तो चला जाएगा तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इसके लेंथ को इस F4 से खींच के नहीं बढ़ा सकते। अगर स्प्रिंग मासिव होता, मास उसमें कुछ होता है ना, तो यहां पे हर जगह पे टेंशन अलग अलग होता, तो उसमें इलोंगेशन आ सकता था। मास होता तो अगर तुम लेट जाओ और मैं तुम्हें खींच के ले जाऊं तो थोड़ा बहुत तुम्हारे बॉडी में स्ट्रेन आएगा, खिंचाव आएगा। जैसे तुम लेट जाओ, तुम्हारे पूरी बॉडी में मास है। ये सवाल मैंने कराया था, एक बॉडी M मास का, यहाँ से F फोर्स लगाता हूँ तो यहाँ पे टेंशन कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। X लेंथ पे टेंशन निकालना सिखाया था मैंने। ये एक्सीलरेशन निकाल दो, छोटे से बचे हुए हिस्से का FBD बना के निकालो, सिखाया था। वे कहाँ से आ जाता है। M मास का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फोर्स लगाया, L लेंथ है, तो X लेंथ पे टेंशन बताओ क्या किया था। पहले पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाला, फिर इस छोटे से सेक्शन का FBD बनाया, ये किया था। लेकिन ये मासलेस है, मास एकदम 0 है। ये इनफाइनाइटली लार्ज रफ्तार से बोलेगा चलो कहां चलना है चलो। इसमें इलोंगेशन कितना होगा? 0। इलोंगेशन कितना होगा बोलो? इसमें कोई इलोंगेशन नहीं है। अब मान लीजिए कि एक एंड इसका आपने दीवार से बांध दिया और ये इस पे दूसरे एंड पे आपने फोर्स लगाया F। अभी नेचुरल लेंथ पे, नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन एक ही चीज होता है, नेचुरल लेंथ पे साहब है ना। एक एंड इस पे बांध दिया, अब मैंने इसको पकड़ के एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको खींचा तो इसके लेंथ में इंक्रीज हो गया, इसका लेंथ बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया, और जितना लेंथ बढ़ा उसी को हम कहते हैं इलोंगेशन। तो आपने देखा होगा कि जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो पहले थोड़ा सा लेंथ खींचना तो आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ाते जाते हो उसको खींचना या उसको पकड़ के रखने का एफर्ट ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द इलोंगेशन एंड कंप्रेशन। जितना ज्यादा खींचोगे या दबाओगे वो उतना ही ज्यादा अपोज करेगा। देखो भगवान ने उसको इतनी लंबाई दी है ना, भगवान ने नेचर ने उसको इतनी लंबाई दी है L0। वो चाहता है कि उसी लेंथ में रहे, वो अपने लेंथ से बहुत प्यार करता है। अब जबरदस्ती पकड़ के तुम उसको खींच दिए तो पहले थोड़ा खींचोगे तो कहेगा चलो थोड़ा खींच रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा खींचो बोला है क्यों खींच रहा, और नहीं खींचो और खींचोगे तो जितना ज्यादा खींचोगे ना उतना ज्यादा ये स्प्रिंग फोर्स लगा के अपने लेंथ में इंक्रीज होने का अपोज करेगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज के, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये फोर्स होता है और इसका डायरेक्शन किधर होगा? मीन पोजीशन के तरफ होगा। सर अगर हम इसके पकड़ के दबा दे तो क्या होगा, कंप्रेस कर दे तो क्या होगा? तो देखिए ये इसका मीन पोजीशन था, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा इसको कंप्रेस करने के लिए। एक्सटर्नल फोर्स से मैंने एक्स लेंथ कंप्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अपने कंप्रेस्ड लेंथ को मीन पोजीशन तक ले जाने के लिए, ओरिजिनल शेप को रिगेन करने के लिए क्या चाहेगा? इसको इस तरफ लगाएगा, तो एफ एस बराबर क्या हो जाएगा? kx, है ना। देखो पहले थोड़ा दबाओगे तो बोलेगा चलो दबा लो कोई बात नहीं, थोड़ा और दबाओगे थोड़ा ठीक है कोई बात नहीं, है ना। थोड़ा कम अपोज करेगा, पहले शर्माएगा, थोड़ा कम अपोज करेगा, थोड़ा दबाओगे तो कम अपोज करेगा। ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा फोर्स से, जितना ज्यादा कंप्रेशन होगा उतने ज्यादा फोर्स से ये अपने लेंथ में चेंज होने का अपोज करेगा,
है ना। मतलब तुम ये समझो कि स्प्रिंग को अपने लेंथ से बहुत प्यार है, अगर तुम उसके लेंथ को खींच के बढ़ा देते हो तो वो तुरंत से मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगा के ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करता है। और तुम कंप्रेस कर दो तो क्या करता है, अगर कंप्रेस करके उसको दबा के जैसे उसके लेंथ में, उसके शेप में अगर तुम चेंज लाने की कोशिश करोगे तो उस चेंज का स्प्रिंग क्या करता है, अपोज करता है। तो बताओ, हमेशा मैं कह सकता हूं कि स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है बेटा, तो ये तो एक केस हो गया। अब इसमें इलोंगेशन कितना है, देखो इसमें इलोंगेशन कितना है, एक्स। इसमें इलोंगेशन हमने माना है क्या, एक्स। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, एफ। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, एफ। तो क्या कहते हो, एफ बराबर के एक्स, जहां पे एक्स बराबर क्या होगा, एफ बटा के, स्प्रिंग के अंदर जो इलोंगेशन। लेकिन क्या मैंने यहां पे सिर्फ स्प्रिंग फोर्स जो एफ एस है उतना ही फोर्स डेवलप हुआ है, इसी एंड पे स्प्रिंग फोर्स एफ एस डेवलप हुआ है, नहीं, यहां से भी तो पकड़ के रखा है ये दीवार, इस दीवार पे भी, यहां पे जब देखोगे इस इलोंगेटेड के केस में बात करोगे, स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ है, इस दीवार पे उतना ही स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा। और यहां पे जितना स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा मीन पोजीशन की तरफ, यहां पे भी स्प्रिंग फोर्स उतना ही पीछे लग रहा। सर यहां क्यों लगेगा, लेंथ तो इधर बढ़ा है ना। अरे भाई साहब, लेंथ यहां भी तो बढ़ा है ना, देखो ये दोनों के बीच में गैप बढ़ गया, गैप बढ़ गया दोनों के बीच में, है ना। अगर ये दीवार नहीं होता तो स्ट्रिंग इसके साथ चला जाता। दीवार होने की वजह से क्या हुआ है, तो जितना फोर्स तुम एक्सटर्नल यहां लगाओगे, दीवार इसके लेंथ में इंक्रीज होने का, ये भी तो अपोज कर रहा है, इसको भी तो, सॉरी, दीवार भी तो इसको आगे जाने से रोक रहा है। तो दीवार इस स्प्रिंग पे कहां फोर्स लगा रहा है, पीछे। दीवार इसको पकड़ के रखा है, दीवार क्या कर रहा है, इसको जाने नहीं दे रहा, पकड़ के रखा है। दीवार छोड़ देगा तो आगे चला जाएगा, तो दीवार इसको पकड़ के रखा है। दीवार कहां फोर्स लगा रहा है, पीछे। स्प्रिंग को पकड़ के वॉल कहां फोर्स लगा रहा है, पीछे। तो स्प्रिंग वॉल पे कहां लगाएगा, आगे की तरफ। देखो ये एफएस लगेगा इधर की तरफ, और यहां पे एफएस लगेगा। अब ये दीवार ना लगा के तुम खुद अपने हाथों से पकड़ लो, इधर फोर्स लगाओ एफ और पीछे फोर्स लगाओ एफ। अब किसी भी पॉइंट पे, चाहे किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि ये मासलेस है, हर जगह टेंशन सेम होगा, किसी भी पॉइंट पे टेंशन पूछोगे या स्प्रिंग फोर्स पूछोगे तो एफ ही होगा। तो इसमें भी इलोंगेशन उतना ही होगा जितना इसमें होगा। अच्छा, अगर मैं इसकी बात ना करूं, मैं तुमसे इसकी बात करूं, स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को पकड़ के आगे की तरफ एफ फोर्स से खींचा और पीछे की तरफ भी एफ फोर्स से खींचा, दो फोर्स लगाए, एफ आगे एफ पीछे, एफ आगे एफ पीछे। आइडियल है। अब यहां पे ए पॉइंट पे टेंशन बताओ कितना हुआ, एफ। क्या बात करो सर, आगे एफ पीछे एफ तो टोटल 2f। अबे गधा, एक बात बता, आगे एफ पीछे एफ तो नेट फोर्स 0। तो सर नेट फोर्स 0 तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। हाँ आना, पहली क्लास में पढ़ा था। यहाँ खड़े हो जा, इधर से मारता हूँ 20 न्यूटन का और इधर से मारता हूँ 20 न्यूटन का, टोटल 20 बता, 40 की 0, इधर से मारा 20। मतलब सच में मन कर रही है, पकड़ के थप्पड़ इधर से मारा 20 और इधर से मारा 20, एक ही इंस्टेंट पे, दोनों तरफ से 20। तो क्या होगा बता, टोटल फोर्स तो 0 है, कुछ नहीं होगा सर, टोटल फोर्स 0 है। भाई साहब, एक 20 से जितना चोट लगेगा ना, दूसरे 20 से उसका डबल चोट लगेगा, दोनों एक साथ मार दो तो साहब यहां पे नेट फोर्स 0 है, क्योंकि आगे भी है और पीछे भी है। इसका मतलब स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप नहीं होगा भाई, कितना होगा, एफ ही होगा, क्योंकि मासलेस है। हर जगह टेंशन यहां पे क्या होगा, एफ होगा। हर जगह टेंशन क्या होगा, एफ होगा। तो सर डायरेक्शन किधर होगा टेंशन का, दोनों तरफ होता है, इसलिए हम डायरेक्शन स्ट्रिंग के बीच में कहीं डिफाइन नहीं करते, दोनों तरफ होता है। ऐसे कैसे दोनों तरफ होगा, देखो अगर तुम यहां से लेकर के यहां तक के स्ट्रिंग का एफबीडी बनाते हो तो इधर पीछे एफ तो यहां पे आगे एफ, और यहां से यहां का एफबीडी बनाते हो तो इस पे आगे एफ तो यहां पे पीछे एफ। तो टेंशन वहां पे दोनों तरफ हो। तो फिर ऐसे हम सवाल कैसे करेंगे, तुम्हें टेंशन कभी बीच स्ट्रिंग में देखना ही नहीं होता है। अगर देखना होगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे, एफ होगा, डायरेक्शन नहीं देखो। डायरेक्शन देखेंगे कहाँ, जहां पे स्ट्रिंग बंधा होता है, कांटेक्ट में होता है, वहां पे हम टेंशन फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं। जब तक स्ट्रिंग कहीं से कनेक्टेड ना हो तब तक हम उस स्ट्रिंग के बीच में कहीं टेंशन फोर्स का डायरेक्शन नहीं देखते। हम टेंशन फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं जहां पे स्ट्रिंग कनेक्टेड होता है, जहां पे स्ट्रिंग क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ये तो मैंने करा दिया फाइंड आइडियल स्ट्रिंग। तो ये दोनों केसेस बेटा सेम है,
एक बच्चा जबरदस्ती 2 पेज का सॉल्यूशन भेज रहा है, 1.5 पेज का पूरा लिख के सॉल्यूशन भेज रहा है कि सर देखो आंसर अलग लगा है, और पता नहीं क्या कर रहा है। बेटा यहां पे दीवार ने पीछे एफ लगा, दीवार हटा के अब ये आगे देखो, यहां पे एफ फोर्स मैंने लगाया, अब ये आगे नहीं जा रहा, रेस्ट में है, तो इसके लिए जरूरी कि फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तो दीवार ने एफ लगाया, तो दीवार हटा के एफ मान लो या दीवार रहने दो, एक ही बात है। अगर दीवार हटा के तूने एफ पीछे मान लिया तो इस केस में और इस केस में क्या फर्क रह गया, क्या फर्क रह गया बता ना। स्प्रिंग को आगे एफ और पीछे एफ से तूने खींचा, पहला केस। स्प्रिंग को आगे फोर्स लगा एफ और दीवार से कनेक्टेड है, तो दीवार भी पीछे लगा रहा है। हाँ सर लगा रहा, क्योंकि एसिलेटेड तो है नहीं, फोर्स बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब दीवार हटा के तो पीछे एफ मान ले, जो दीवार लगा रहा था, पीछे एफ आगे एफ, ये पीछे एफ आगे एफ। अब बता दोनों में क्या फर्क है। चलो आगे देखो। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एम इज इन लेफ्ट, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इन लेफ्ट ए नॉट, ए नॉट, ए नॉट। देन फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 2m। देखो इस m मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन लेफ्ट में ए नॉट है, इधर है ए नॉट। देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2m ब्लॉक। अब एक बात बताओ, मैंने एक्सटर्नल फोर्स इस m मास पे आगे लगाया है कहां लगाया, आगे की तरफ। देखो ऐसे इस m मास को मैं आगे की तरफ F फोर्स से धक्का मार रहा, और मैंने से बोला कि ये मास का ब्लॉक पीछे की तरफ एक्सीलरेटेड है, तो एक्सीलरेशन कोई इनर्शिया ऑफ मोशन नहीं होता। एक्सीलरेशन इज नॉट इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसा नहीं कि सर पहले से एक्सीलरेटेड रहा होगा इसलिए अब एक्सीलरेटेड हो रहा है, नहीं। इनर्शिया ऑफ मोशन वेलोसिटी के लिए होता है, इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एक्सीलरेशन है तो पक्का नेट फोर्स पीछे की तरफ होगा। तो अगर आप एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे इस एम मास का, तो बिल्कुल इस एम मास में एक फोर्स तो आगे की तरफ दिखाएंगे, ये नो डाउट आगे की तरफ होगा। लेकिन सर अगर ये एक्सीलरेशन पीछे की तरफ ए नॉट है तो पक्का पीछे की तरफ कोई फोर्स रहना चाहिए। अब कौन सा फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स। सर स्प्रिंग फोर्स तो कांटेक्ट पॉइंट के अबे लगता है, नहीं। स्प्रिंग फोर्स कांटेक्ट पॉइंट से अबे, मतलब कांटेक्ट पॉइंट से लेंथ के लॉन्ग तब लगेगा जब ये स्ट्रेच रहा होगा। अगर ये कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग को ऐसे दबा के छोड़ दिया, एकदम दबा दिया है, तो उसको लगता है कि दुनिया वाले जब तक देखेंगे उससे पहले ही अपने लेंथ को नेचुरल लेंथ पे ले आओ। इसके लिए क्या करेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा स्प्रिंग फोर्स, और नेचुरल लेंथ पे आएगा, है ना, कंप्रेस करके छोड़ा हो। तो स्प्रिंग फोर्स इस पे कहां लाएगा, इस तरफ। अब इन दोनों में डोमिनेटिंग कौन सा होगा, तो किधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, सर पीछे की तरफ जा रहा है, सवाल में लिखा हुआ है, तो पीछे वाला फोर्स ज्यादा होगा। पूरे लेक्चर में, लास्ट लेक्चर मैंने यही किया। तो पीछे वाला फोर्स एफ एस और ये फोर्स एफ माइनस एफ बराबर एम ए नॉट, मास कैपिटल से रिप्रेजेंट किया एम ए नॉट, ये इक्वेशन बनेगा। तो सर यहां से एफ एस की वैल्यू क्या होगी, एफ एस की वैल्यू होगी एफ प्लस एम ए नॉट, ये एफ एस का वैल्यू आ गया। अब इसका 2m का एफबीडी बनाओगे, 2m का एफबीडी बनाओगे, तो अगर इस पे स्प्रिंग फोर्स इधर लगा है तो इस पे भी स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। देखो ये इस पे स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा एफ एस, और एक ही फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एफ एस बराबर लिखोगे मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ एस की वैल्यू बोलो एफ प्लस एम ए नॉट, और इसका खुद का मास बोलो 2m इंटू ए। तो इस 2m को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा f प्लस एम ए नॉट डिवाइडेड बाई 2m इज इक्वल टू ए। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन किस तरफ, आगे की तरफ। तो सर ऐसा हो सकता है कि ये पीछे जाए और ये आगे जाए, हाँ जब ये स्प्रिंग से कनेक्टेड हो तो ऐसा हो सकता है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने 2-3 सवाल ऐसे कराए थे, ठीक है। अब है तुम्हारा नीट 2017 में पूछा था कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, और उस सिस्टम में कहीं ना कहीं स्प्रिंग भी कनेक्टेड होता है। तो चलिए देखिए सवाल। 2 ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास 3m, 2 ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास, ए का मास है 3m एंड m, ए का मास 3m, बी का मास m, respectively are connected by the massless and inextensible string। मतलब स्ट्रिंग इलोंगेट और कंप्रेस नहीं हो सकता, है ना, स्प्रिंग तो होता ही है। The whole system is suspended by a massless spring as shown in a figure। massless spring से यहां पे कनेक्टेड है। Magnitude of acceleration of A and B immediately, मतलब just after, immediately after the string is cut। जैसे ही मैं स्ट्रिंग को कट करूंगा तो अब यहां पे इसको समझने से पहले आप थोड़ा ये समझिए कि मान लो कि एक ब्लॉक है, ये 3m मास का है, कोई भी ब्लॉक है 3m मास का,
और ये ब्लॉक है एम मास का, और यहां से लाके मैं इस रस्सी को काटता हूं, इस रस्सी को काटता हूं, तो क्या होगा? क्या होगा? तो जैसे इस रस्सी को काटोगे, तुरंत रस्सी काटने के बाद ये एक सिचुएशन होगा, स्ट्रिंग, रस्सी को तूने काट दिया, तो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जैसे ही तूने स्ट्रिंग को काटा, ये सिचुएशन बनेगा। यहां पे टेंशन ऊपर T0, सर इस पे टेंशन, दो ही फोर्स लग रहा था, एक टेंशन T ऊपर mg नीचे, इक्विलिब्रियम में था, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रस्सी से बंधा है बे। अब जैसे इसको काटा तो ये नीचे की तरफ G एक्सेलरेशन से चला जाएगा, ठीक है सर। और यहां पे क्या होगा? तो पहले यहां पे टेंशन कितना था, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना था, तो ये वाला स्ट्रिंग दोनों को हैंग करके रखने की कोशिश कर रहा था, तो ये था 4 mg, ठीक है सर। और जैसे स्ट्रिंग कट कर दिया, अब इसमें टेंशन कितना हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा 3 mg। सर लेकिन वो तो 4 mg था और रस्सी को काट दिया, तो तुरंत से 3 mg हो जाएगा कि थोड़ा टाइम लेगा? तुरंत से हो जाएगा। और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होता है, मतलब ये कंप्रेस और इलोंगेट नहीं होता, उसकी लेंथ फिक्स रहती है। तो जैसे तूने स्ट्रिंग काटा, उसी इंस्टेंट पे स्ट्रिंग में टेंशन 0, स्ट्रिंग को कट किया तो इस स्ट्रिंग में टेंशन 0, और इस वाले स्ट्रिंग में पहले था बेटा, पहले ये समझने की कोशिश करो, यहां पे टेंशन तुम निकाल लो 4 mg आएगा, ये इस वाले स्ट्रिंग में 4 mg था, और इसको काट के अलग किया, नीचे की तरफ टेंशन 0, नीचे की तरफ इसमें टेंशन 0, नीचे 3 mg फोर्स, तो ऊपर भी 3 mg। जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग द दिस स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा 3 mg इमीडिएटली, जस्ट आफ्टर। इसलिए हम कहते हैं टेंशन फोर्स इज इंपल्सिव, टेंशन फोर्स इज इंपल्सिव। इंपल्सिव मतलब क्या? मतलब इंपल्सिव कोई चीज होता है ना, हम कहते हैं ना कि ये इंसान बहुत इंपल्सिव है, मतलब उसको तुरंत गुस्सा आ जाता है, मैं बहुत इंपल्सिव हूं, तुरंत गुस्सा आता है, तो ये टेंशन फोर्स इंपल्सिव होता है, अपने नेचर को तुरंत चेंज कर लेता है। जैसे देखो, ये मेरे पास एक आजा भाई यार, एक रस्सी है, बढ़िया रस्सी लेके आऊं मैं, देखो ये स्ट्रिंग है, अब ऐसे पड़ा है, जिस इंस्टेंट में मैंने खींचा टी टेंशन डेवलप हो गया, छोड़ा 0 हो गया। अब मान लो ऐसे खींच के रखा है मैंने, और जिस इंस्टेंट पे मैं इसको कट करूंगा, टेंशन इंस्टेंटेनियसली 0 हो जाएगा, छोड़ दूंगा टेंशन 0, खींच लिया टेंशन T, छोड़ दिया टेंशन 0, खींच लिया टेंशन T, तो सर ये तो होना ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, स्प्रिंग में ऐसा नहीं होता, स्प्रिंग में ऐसा नहीं होता। अगर यहां पे स्प्रिंग कनेक्टेड होता, जैसे स्प्रिंग है, तो क्या किसी स्प्रिंग में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स तुरंत डेवलप कर सकते हो? नहीं, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होगा। अब उसके नेचुरल लेंथ से उसके लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। यहां से जब यहां तक पहुंचा तब तो स्प्रिंग फोर्स Kx हुआ था ना। अब यहां से यहां तक पहुंचना एक इंस्टेंटेनियस वर्क है कि एक एवरेज वर्क है, टाइम इंटरवल रहेगा, बिल्कुल टाइम इंटरवल रहेगा। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स डेवलप करना एक इंटरवल का काम है, लेकिन टेंशन फोर्स डेवलप करना इंटरवल का काम नहीं है। स्ट्रिंग पकड़ो, धीरे खींचो टेंशन T होगा, जोर से खींचो टेंशन 2T होगा, और तेजी में खींच दो, जितनी मर्जी उतनी तेजी में खींच दो, टेंशन तुरंत से हो जाएगा। जितनी मर्जी, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, इसको पकड़ के आगे खींचोगे, इसमें टेंशन उतना डेवलप होता जाएगा। और एक इंस्टेंटेनियस वर्क है, तुरंत होगा, तुरंत होगा, तुरंत से भी पहले होगा, तुरंत से भी पहले। लेकिन स्प्रिंग फोर्स में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स डेवलप करने के लिए उसको एक्स लेंथ का एलोंगेशन देने में थोड़ा समय लगेगा। खींच के ले जाओगे, सर हम तो तुरंत खींच लेंगे, अरे बात समझने की कोशिश कर, यहां से यहां तक लेंथ बढ़ता हुआ जाएगा, इसका लेंथ नहीं बढ़ रहा, ये यहीं पे रहेगा, तो तुरंत से हो जाएगा इसमें। और इसका उल्टा, अगर कहीं पे तुमने स्ट्रिंग कनेक्ट किया हुआ है, इस स्ट्रिंग को काटोगे तो इसका टेंशन इमीडिएटली चेंज हो जाएगा, इंपल्सिव है, तुरंत से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, टाइम नहीं लेता है टेंशन फोर्स। लेकिन स्प्रिंग में क्या होता है कि अगर स्प्रिंग इलोंगेटेड है, ये वाला केस समझना, यहां समझाता हूं। ये मान लो स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है मास का, ये ब्लॉक है स्मॉल एम मास का। अब इसको कट करोगे तो कट करने से पहले अगर इसमें स्प्रिंग था F बराबर Kx,
तो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इसको काटा है, स्ट्रिंग, स्प्रिंग फोर्स रिमेन सेम, स्प्रिंग फोर्स रिमेन सेम, स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा सर। जस्ट आफ्टर, सर ऐसे कैसे, इसको काट दोगे, इसको काट दोगे तो इस स्प्रिंग फोर्स में कम लोड पड़ेगा, हाँ कम लोड पड़ेगा तो उसको चेंज होगा, हाँ चेंज होगा, थोड़ा समय लगेगा, यहां से ऊपर धीरे धीरे कंप्रेस होगा। जस्ट काटने के बाद वो तुरंत से चेंज नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि मान लो ये स्प्रिंग खींचा हुआ है, इसका नेचुरल लेंथ इतना था, लेकिन इसमें 2 ब्लॉक नीचे हैंग कर दिए तो इसका लेंथ बढ़ गया, इंक्रीज हो गया यहां पे। अब जब तुम इसको काटोगे तो यहां पे टेंशन तुरंत से क्या हो जाएगा, 0, ये रस्सी लूज हो जाएगा, यहां पे टेंशन 0 हो जाएगा। तो सर अब तो ये स्प्रिंग पे कम ही लोड पड़ रहा है, एक तो काट के हटा दिया, हाँ अब लोड कम पड़ रहा तो ये अपने लेंथ को कम करने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने में समय लगेगा। लेकिन सवाल क्या पूछता है, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। सवाल देखिए, 2 ब्लॉक A and B of mass 3m and m, देखो ये 3m and m are connected by a massless string and an inextensible string. The whole system is suspended by the massless spring as shown in a figure. टोटल को, दोनों सिस्टम को एक साथ स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। The magnitude of acceleration of A and B immediately after cutting the, इसलिए बोलता है immediately, ऐसा नहीं बोलता जस्ट कटिंग, आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग सवाल नहीं बोलेगा, सवाल को समझो, आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग सवाल नहीं बोलेगा, बोलेगा आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। क्यों 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 इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, क्यों? क्योंकि वो कहता है कि इसको काटा तो तुरंत से बताओ, अब तुरंत से स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता, स्प्रिंग फोर्स चेंज होने में थोड़ा समय लगता है। अब इनिशियल सिचुएशन में अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो अच्छे से सोच के बताओ यहां पे टेंशन कितना होगा। सर इसका मास m है तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा, तो यहां पे टेंशन mg होना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे टेंशन क्या होगा, यहाँ पे टेंशन T ऊपर mg, तो यहाँ पे नीचे mg, और ये 3m ब्लॉक का मास है तो नीचे हो जाएगा 3m g और एक टेंशन mg, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो होगा 4mg। क्या आपको समझ आया? सर कुछ नहीं आया, तो कुछ नहीं आया तो सुनो ध्यान से, ये ब्लॉक का मास कितना है बताओ सर m, तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, तो ऊपर टेंशन कितना mg। इक्विलिब्रियम में सबसे पहला सवाल यही कराया था, इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में है तो नीचे जितना फोर्स लगेगा ऊपर उतना ही फोर्स इस रस्सी में लगेगा। और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स निकालने के लिए दोनों को एक यूनिट मान लोगे तो 3m और m 4m हो गया, तो पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे 4m, यहाँ का और यहाँ का टेंशन फोर्स इंटरनल हो जाएगा, और a और b दोनों को मिला दूँ तो a और b दोनों को मिला दिया तो 4m, नीचे 4mg और ऊपर स्प्रिंग फोर्स 4mg, रेस्ट में है तो ठीक है। अब क्या किया, स्ट्रिंग को कर दिया कट, ये आपका a है जिसका मास है 3m और ये आपका b है, ऊपर में स्ट्रिंग को कर दिया कट, ऐसे हो जाएगा, कनेक्शन खत्म, तुरंत से टेंशन स्ट्रिंग का हो जाएगा 0। मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियसली 0 हो जाता है, टेंशन फोर्स इंपल्सिव होता है, तुरंत से बहुत अमाउंट में लग सकता है, तुरंत से 0 हो सकता है। तो यहाँ पे टेंशन हो गया 0, सर टेंशन 0 तो ये m मास तो फ्री फॉल कर जाएगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, m से m कटेगा, नीचे g से जाएगा, तो जो b ब्लॉक है वो g से नीचे जाएगा, b ब्लॉक एक्सेलरेशन g से नीचे जाएगा, g से नीचे जाएगा। a ऑप्शन हो सकता है, b ऑप्शन हो सकता है, b ब्लॉक का पहले a का पूछा है फिर b का, b नीचे g से जाएगा। अब अगर हम a का देखें, एक एफबीडी बनाएंगे तो बेटा a पे तुरंत से ऊपर ग्रेविटेशनल स्प्रिंग फोर्स उतना ही रहेगा 4mg, क्योंकि अभी अभी जस्ट कटा है तो धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ भागेगा, लेकिन उसको भागने में थोड़ा समय लगेगा, और मास 3m है तो नीचे 3mg, तो कितना अनबैलेंस फोर्स हो गया, ऊपर 4mg नीचे 3mg, ऊपर फोर्स ज्यादा है तो होगा 4mg ऊपर की तरफ और 3mg घटा दो तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ गया, 4mg माइनस 3mg बराबर मास है आपका a का 3m इंटू एक्सेलरेशन a, तो यह आ जाएगा mg बराबर 3ma, m से m कटेगा, a बराबर g/3, तो ऊपर की तरफ जाएगा g/3 से, a ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ आया? कुछ नहीं करना, पहले इक्विलिब्रियम का केस बना लो और फिर स्ट्रिंग कट करने का केस बना लो। चलो मैंने यहां भी एक सवाल लिया है,
ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मास एम है, मास एम है, बीच में कट। तो जस्ट आफ्टर कटिंग दिस स्ट्रिंग ए एंड बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, कटिंग द स्ट्रिंग। ये आपका होमवर्क हो गया है, क्योंकि ये जस्ट पिछले सवाल का टाइप था। अब एक बढ़िया सवाल, नहीं एक बढ़िया सवाल पूछने से पहले मुझे ये सवाल दूसरे फॉर्म में भी बनाना था एक बार ऐसा। चलो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड, इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। यहां पे स्ट्रिंग, इसको कट करने वाला हूं, तो उसके जस्ट कट करने के बाद ए और बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम के कंडीशन में इन दोनों का एफबीडी बना लें। तो बेटा ये 2m का मास है, तो इस पे नीचे कितना फोर्स लगेगा सर, 2m के मास पे नीचे फोर्स लगेगा 2mg, और ऊपर कितना फोर्स लगेगा सर, ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा Fs। Fs की वैल्यू 2mg के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि 2m का मास रेस्ट में है और इस पे नीचे फोर्स लग रहा 2mg, ऊपर फोर्स लग रहा Fs, तो Fs बराबर 2mg होना चाहिए। अब यहां पे अगर Fs ऊपर लग रहा 2mg, तो यहां पे भी नीचे लगेगा Fs आपका 2mg, ठीक है। और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा, और ये ऊपर लगेगा टेंशन T, ठीक है। टेंशन की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब जैसे ही आपने स्ट्रिंग को कट किया, ये आपका m, ये स्ट्रिंग, और ये आपका 2m। पहले ये देख लीजिए ये समझ आया कि नहीं आया, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस बार स्ट्रिंग ऊपर है, स्प्रिंग नीचे, आराम से देख लीजिए। सर आप यहां से स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्यों नहीं निकाले, बेटा देखो यहां पे टेंशन ऊपर टी और यहां पे स्प्रिंग नीचे, दोनों अननोन है, तो हम हमेशा नीचे से शुरू करते हैं। देखो इस 2m का एफबीडी बनाओगे तो 2m अगर इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तो नीचे लगने वाला फोर्स बराबर ऊपर लगने वाला फोर्स होगा। नीचे 2mg लग रहा है क्योंकि मास इसका 2m है, तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स भी 2mg के बराबर होगा। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स 2mg ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे नीचे लगेगा, तो नीचे 2mg और मास m था तो mg, तो टोटल नीचे कितना हो गया 3mg, तो टेंशन ऊपर होगा 3mg, दैट्स इट। अब जिस इंस्टेंट पे मैंने स्ट्रिंग को कट किया, स्ट्रिंग में टेंशन इंस्टेंटेनियसली 0 हो जाएगा, सर ठीक है। अब यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स नीचे कितना लग रहा, स्प्रिंग फोर्स नीचे लग रहा 2mg, और ग्रेविटेशनल फोर्स इसका mg लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका mg लगेगा। तो ये जो ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक पे टोटल नीचे फोर्स हो गया 3mg, ऊपर फोर्स हो गया 0। तो आप बोलोगे नीचे फोर्स 3mg और फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 3mg बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इसका m है, m से m कटेगा, a बराबर 3g। नीचे की तरफ ये a ब्लॉक 3g एक्सेलरेशन से जाएगा। तो साहब ये इसका एफबीडी बना 2m का, तो बताओ जस्ट स्ट्रिंग को ऊपर कट किया मैंने, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना लिया तुमने 2mg, तो यहाँ पे अभी भी स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, इस 2m का एफबीडी बनाओगे अभी भी स्प्रिंग फोर्स कितना होगा सर 2mg, और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 2mg, तो नीचे वाला फोर्स 2mg, ऊपर वाला फोर्स 2mg, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्ट्रिंग को कट करोगे तो इंस्टेंटेनियसली ये 3g एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, लेकिन उसी इंस्टेंट पे ये वाला ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेस्ट में रहेगा। सर आप क्या बात कर रहे हो, इसको काट दोगे तो ये रेस्ट में रहेगा इंस्टेंटेनियसली, थोड़ी देर बाद हो जा सकता है लेकिन इंस्टेंटेनियसली इसलिए रेस्ट में रहेगा। और तुम्हें समझना पड़ेगा, कैसे नहीं आएगा समझ यार, सुन मेरी बात, देख यहाँ तो रस्सी काट रहा, हाँ तो एक छोटा सा लॉजिक और कॉमन सेंस सुन, तुम्हें चमकेगा। अगर तू यहाँ पे रस्सी काटेगा तो इस रस्सी के कटने का इमीडिएट इफेक्ट किस पे पड़ेगा सर, इस पे, सर इस पे नहीं पड़ेगा, नहीं क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड तो है ही नहीं, किससे कनेक्टेड है स्प्रिंग से, और स्प्रिंग फोर्स इज नॉट अ इंपल्सिव फोर्स,
स्प्रिंग फोर्स डेवलप करने में भी टाइम लगता है, और स्प्रिंग फोर्स अगर डेवलप्ड है तो उसके लेंथ को कम करके स्प्रिंग फोर्स खत्म होने में भी टाइम लगता है। जस्ट कट करने से पहले नीचे स्प्रिंग फोर्स था 2 mg, तो जस्ट कट करने के बाद जस्ट 2 mg रहेगा, तो यहां 2 mg नीचे रहेगा, तो यहां पे 2 mg ऊपर रहेगा। तो स्प्रिंग फोर्स 2 mg और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स 2 mg, बैलेंस हो गया। चलो आगे देखते हो। यहां पे एक स्प्रिंग है, ए बी और सी 3 ब्लॉक है, ठीक है। ऑल ब्लॉक आर आइडेंटिकल, मतलब तीनों का मास सेम है, ऑल ब्लॉक आर आइडेंटिकल, एम एम एम। देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, इनफैक्ट सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। यहां पे स्ट्रिंग बताओ क्या करेंगे जस्ट आफ्टर, तो पहले इनिशियल कंडीशन में एफबीडी बनाओ, तो चलो मैं यहां पे फिर से बना लेता हूं। इनिशियली ये फोटो बनेगा, देख सुन ध्यान से। इनिशियली क्या होगा कि इसका मास m है, तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा, ठीक है बात है। तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे स्प्रिंग फोर्स उतना ही ऊपर होगा mg, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स mg नीचे और ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे, दो फोर्स लेंगे यहाँ पे कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग फोर्स नीचे mg, क्योंकि ऊपर mg तो नीचे mg, और यहाँ पे mg, तो यहाँ पे टेंशन बता क्या होगा, टेंशन होगा सर 2 mg, यहाँ पे टेंशन बोलो 2 mg, यहाँ पे टेंशन T ऊपर 2 mg, तो यहाँ पे भी नीचे 2 mg, तो सर यहाँ पे आपने टेंशन लिख लिया 2 mg और एक ग्रेविटेशनल फोर्स इसका mg नीचे, तो ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो ये 2 mg और mg, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो होगा 3 mg। इक्विलिब्रियम के केस में पहले इतना करना सीख लो, और बड़ा आसान है, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स देखो mg रहेगा और यहाँ पे 3 mg रहेगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे डायरेक्टली फोर्स निकालने की कोशिश करोगे तो तीनों को एक यूनिट मान सकते हो, तो m नीचे लग रहा टोटल 3 mg, तो इन तीनों के वेट को अकेला संभालने का काम तो यही स्प्रिंग कर रहा है। चलो ठीक है, अब जैसे तुमने स्ट्रिंग को कट किया तो फोटो कुछ ऐसा बनेगा। देखो तुमने इस स्ट्रिंग को कट किया, स्प्रिंग को कट नहीं किया, और स्प्रिंग पे कटिंग के जस्ट आफ्टर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, थोड़ा समय लगता है, तो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग टेंशन ऑफ स्ट्रिंग बिकम 0, जिस स्ट्रिंग को कट किया है मैंने ए और बी के बीच था, उसका टेंशन इंस्टेंटेनियसली क्या हो जाएगा 0, और पहले से ऊपर कितना फोर्स लग रहा था 3 mg, पहले से ऊपर कितना फोर्स लग रहा था बताओ 3 mg, तो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग स्प्रिंग फोर्स 3 mg ऊपर रह जाएगा, और ए ब्लॉक का मास है आपका m, तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg होगा, तो ऊपर 3 mg नीचे mg, 3 mg माइनस mg बराबर ma। बेटा मास से मास कैंसिल होगा, 3g माइनस g, तो बेटा ये 2g आ जाएगा एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2g होगा, है ना। स्ट्रिंग डायरेक्टली ए से कनेक्टेड था तो ए पे फर्क पड़ेगा। हम बी की बात करते हैं, तो बी पे नीचे की तरफ पहले एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा था mg, और ये लग रहा था नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, तो इस पे एक स्प्रिंग फोर्स fs mg होगा और एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसमें ऐड कर दिया मैंने। चलो तो नीचे की तरफ 2 mg, मास m इंटू एक्सेलरेशन है, m से m कटेगा, तो a बराबर आ जाएगा आपका 2g डाउनवर्ड, और c पे ऊपर स्प्रिंग फोर्स mg और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, तो c का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, तो c का एक्सेलरेशन 0, b का एक्सेलरेशन 2g डाउनवर्ड और a का एक्सेलरेशन 2g अपवर्ड, ये केस बनेगा। स्प्रिंग फोर्स उतना ही रह जा रहा है, इसीलिए तुरंत से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मंकी ऑफ मास 20 kg होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, देन रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg सस्पेंडेड, मतलब मैक्सिमम टेंशन जो रोप टोलरेट कर सकता है वो है आपका 25 न्यूटन, मैक्सिमम टेंशन जो रोप टोलरेट कर सकता है वो है 25 न्यूटन, ठीक है साहब। और मंकी का वेट बड़ा कम है, 20 किलो का है, मंकी ज्यादा भारी नहीं है, ये सिर्फ 20 kg का है। ओके सर, 20 kg का है। द मंकी ऑफ मास 20 kg होल्डिंग अ वर्टिकल रोप
देन रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास 25 kg सस्पेंडेड, मतलब मैक्सिमम टेंशन टॉलरेट करने का रोप का 25 kg फ्रॉम इट, बट इट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीडेड 25 kg, है ना. What is the maximum acceleration with which the monkey can climb up along the rope? Monkey can climb up along the rope. कितने मैक्सिमम एक्सीलरेशन से मंकी ऊपर जाएगा? मंकी को ऊपर कौन ले जाएगा भाई? मंकी पे अगर मंकी का एफबीडी बनाए तो मंकी पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा. अगर एफबीडी बनाए तो मंकी पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा. ऊपर कौन ले जाएगा? तो जहां मंकी रस्सी को पकड़ा है, रस्सी उसको ऊपर की तरफ टी टेंशन से खींचेगा. मंकी रस्सी को पकड़े नीचे खींचेगा तो रस्सी उसको टी टेंशन से ऊपर खींचेगा. नीचे वाले हिस्से में तो टेंशन जीरो है क्योंकि ये रस्सी यहाँ का फ्री हैंड है. तो मंकी पे दो फोर्स लग रहा है, ऊपर टी नीचे नीचे, और ऊपर की तरफ एसिलेट होना है. एसिलेशन विथ विच द मंकी कैन क्लाइंब अप, एक्सेलरेशन विथ विच मंकी कैन क्लाइंब अप एक्सेलरेशन है. तो T माइनस एम जी, क्योंकि ऊपर की तरफ नेट फोर्स देखेंगे तो ऊपर की तरफ T, mg नीचे, तो T माइनस एम जी बराबर m. अब आप चाहते हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक जाए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जाए तो टेंशन मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि टेंशन ही उसको लेके जा रहा. और मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन तो 25 kg के वेट से ज़्यादा हो नहीं सकता. मतलब 25 kg वेट अगर टॉलरेट करूँगा तब जाके उसमें टेंशन सेफ रहेगा, उससे ज़्यादा टेंशन रखने पे टूट जाएगा. तो 25 kg ऑब्जेक्ट कितना टेंशन डेवलप कर सकता है? 250 न्यूटन. तो मैक्सिमम ये होगा 250 न्यूटन माइनस मंकी का मास है आपका 20 और जी की वैल्यू 10, 200 इज इक्वल टू मंकी का मास 20 इंटू एक्सेलरेशन मैक्सिमम. यह आ जाएगा आपका 50 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्सेलरेशन मैक्सिमम. 20 से 0 कैंसिल होगा, यह आ जाएगा तुम्हारा 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऊपर जा सकता है. इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन करने के लिए बेटा, ये तो देखो mg का टर्म तो कांस्टेंट होता है, ये एक्सेलरेशन ज़्यादा करने के लिए mg को कम कर सकते थे, है ना, लेकिन mg तो कांस्टेंट होता है. तो एक्सेलरेशन ज़्यादा करने के लिए t बढ़ाना पड़ेगा, और मैक्सिमम t जितना जा सकता है उतना ही उसी के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया तेरा बेटा 5/2, है ना. तो इस तरह के सवाल नीट में पूछे जाते हैं. दूसरा सवाल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैन स्लाइड्स डाउन अ लाइट रोप. अब मैन नीचे आ रहा, सर मैन को तो नीचे mg लाएगा. अब इसको रस्सी की क्या जरूरत है? उसको तो mg नीचे ले आएगा. हाँ, उसको कौन नीचे लाएगा? mg नीचे लाएगा. इस पे मास की वजह से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे दिखाया, और रस्सी पकड़ेगा तो नीचे वाला एंड तो लूज है, ऊपर टेंशन t लगेगा. सर जाना तो नीचे है, हाँ तो छोड़ दो रस्सी, सीधा नीचे आ जाओ. तो इतनी रफ्तार से गिरेगा ना, ये आदमी हुआ मंकी, चींटी बन जाएगा तुरंत. A man slide down a light rope whose breaking strength is eta times the weight, where eta is less than 1. मतलब इससे वेट से भी कम टॉलरेबल क्षमता है स्ट्रिंग का. The maximum acceleration of the man so that rope just break. कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से आदमी नीचे जाए कि रोप जस्ट ब्रेक? कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जाएगा? क्योंकि उससे कम एक्सेलरेशन होगा तो रोप ब्रेक नहीं करेगा, सॉरी, कम एक्सेलरेशन रखोगे तो रोप ब्रेक कर जाएगा. द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मैन सो दैट रोप जस्ट ब्रेक्स. देखो सुनो, अगर मान लो ये आदमी कहीं नहीं जा रहा, रस्सी पकड़ के लटक गया, तो क्या होगा? रस्सी टूट जाएगा और आदमी के 4 हिस्से हो जाएंगे. सर कैसे? ईटा इज लेस देन 1, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज ईटा टाइम्स द वेट. ईटा टाइम्स द वेट मतलब इसका मैक्सिमम टेंशन जो होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम टेंशन कितना टॉलरेट कर सकता है जहां तक वो नहीं टूटेगा. जहां से जस्ट पहले 25 kg पे नहीं टूटेगा, जस्ट 25 kg बार टूट जाएगा पिछले सवाल में. तो यहां कह रहा है कि इसके बीटा की वेट के ईटा टाइम्स, मतलब ईटा इंटू mg टाइम्स, जहां पे ईटा 1 से कम है, मतलब वेट से भी कम टेंशन है मैक्सिमम कैपेबिलिटी इस स्ट्रिंग का. मतलब वेट से भी कम टेंशन टॉलरेट कर सकता है, वेट से भी कम टेंशन. अगर आदमी, मतलब इसमें मैक्सिमम टेंशन जो डेवलप हो सकता है जहां तक स्ट्रिंग सेफ रहे, जिसके बाद ये टूट जाएगा, उसके वेट से भी कम है. तो अगर आदमी इसको पकड़ के रेस्ट में आ गया तो ऊपर टेंशन टी, नीचे mg, टी बराबर mg, टूट जाएगा रस्सी. अगर आदमी ऊपर जाना चाहे तो ऊपर जाने के लिए यहां पे टेंशन की वैल्यू mg से ज्यादा होना चाहिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन, टी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए.
तो टी की वैल्यू ज्यादा होगा mg से, लेकिन मैक्सिमम टेंशन जो स्ट्रिंग सह सकता है वो तो इसके वेट से कम है, तो आदमी कभी ऊपर तो जा नहीं पाएगा। देख पहली बात। और आदमी अगर पकड़ के रेस्ट में रहे तो भी रस्सी टूट जाएगा। सर एकदम धीरे धीरे जाए, बेचारा डरा हुआ आदमी है, आपने उसको इतना डरा दिया रस्सी टूट जाएगा, ऊपर जाएगा तो रस्सी टूट जाएगा, रेस्ट में रहेगा तो रस्सी टूट जाएगा, तो आदमी तो डर के ऐसे ही मर जाएगा, रस्सी टूटने से पहले ही मर जाएगा। उसको आपने इतना डरा दिया तो सही बात है। अब ऐसा रस्सी लिया है क्यों? अब तुम्हारा मांस है हाथी जैसा मोटू हो गया है ना, मांस तेरा ज्यादा है, रस्सी की कैपेबिलिटी तेरे वेट से भी कम है सहने की, तेरे वेट से भी कम फोर्स सह सकता है ये रस्सी, ईटा टाइम्स कम। अब तुमने उसको लटा दिया, बोले ब्रेस्ट मेरा, तो रस्सी टूट जाएगा। थोड़ा धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करोगे, थोड़ा मिनिमम एसिलेशन रखोगे कम, तो भी रस्सी टूटने की प्रोबेबिलिटी है। तो तुम क्या करोगे कि नीचे की तरफ मैक्सिमम एसिलेशन ले जाने की कोशिश करोगे। इसलिए कह रहा है द मैक्सिमम एसिलेशन ऑफ द मैन सो दैट द रोप जस्ट ब्रेक, क्योंकि सो दैट रोप जस्ट ब्रेक। अगर मैं रस्सी छोड़ ही दूं, सर इतना डरा दिया तो रस्सी छोड़ ही देता हूं, तो रस्सी छोड़ोगे तो जी से धड़ाम से नीचे गिर जाओगे, उस केस में स्ट्रिंग नहीं टूटेगा। इसलिए बोला है कि मैक्सिमम कितना टेंशन रखूं ताकि स्ट्रिंग टूटे, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन तो अगर मैं मैक्सिमम एसिलेशन यहां पे कितना हो सकता है आदमी का, मैक्सिमम एसिलेशन कितना हो सकता है आदमी का ये बताओ, मैक्सिमम पॉसिबल, क्योंकि रस्सी तो उसको नीचे धक्का देगा नहीं। मैक्सिमम एसिलेशन तब होगा जब रस्सी छोड़ दो, तो रस्सी छोड़ दोगे तो कितने से नीचे गिरोगे? जी से, तो रस्सी नहीं टूटेगा। अगर रस्सी छोड़ ही दोगे तो तुम धड़ाम से जी एसिलेशन से नीचे गिरोगे, तुम्हारे ऊपर किसी का फोर्स नहीं है, तुम रस्सी छोड़ दोगे तो जी एसिलेशन से नीचे गिरोगे, कोई दिक्कत नहीं, तो रस्सी नहीं टूटेगा। तो मैक्सिमम अगर एसिलेशन जी रखो तो रस्सी नहीं टूटेगा। तो ये बोला कि मैक्सिमम एसिलेशन में कितना रखो सो दैट रोप जस्ट ब्रेक, ताकि रस्सी जस्ट टूट जाना चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे, आप इसका एफबीडी बनाएंगे। नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलिए mg, ऊपर टेंशन बोलिए T बराबर मास इनटू एसिलरेशन। अब बोला कि नीचे की तरफ मैक्सिमम एसिलेशन कितना हो, है ना, सो दैट रोप जस्ट ब्रेक। तो यहां पे जो टेंशन डेवलप हो रहा, यहां पे मैक्सिमम एसिलेशन देने के लिए, है ना, मैक्सिमम कितना एसिलेशन हो ताकि रस्सी टूट जाए, यहां पे टेंशन को क्या कर दूंगा मैं, मैक्सिमम पॉसिबल रख दूंगा। अब यहां इससे कम होगा, देखो ये कम होगा तो ये इससे भी ज्यादा हो जाएगा, तो इससे ज्यादा हो जाएगा तो रस्सी नहीं टूटेगा, है ना। एसिलरेशन अगर इस पर्टिकुलर एसिलेशन से ज्यादा हो जाएगा, अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी। बेटा ये कम होगा, ये तो फिक्स्ड है। ये बढ़ा नीचे की तरफ, ये बढ़ाने का क्या कॉज हो सकता है, देखो ये चीज mg क्या है सर, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये मास फिक्स्ड है। अगर नीचे की तरफ मैं एसिलेशन बढ़ाना चाहता हूं तो इसको क्या रखूंगा, कम, इसको कम, जितना कम करूंगा ये उतना बढ़ेगा। लेकिन मेरे से पूछा है कि रस्सी टूट जाना चाहिए, तो मैं यहां पे इसका मिनिमम वैल्यू नहीं इसका मैक्सिमम वैल्यू रखता हूं ताकि रस्सी टूट जाए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा, तो ये पूछा है मैक्सिमम एसिलेशन कितना हो ताकि रस्सी टूट जाएगी, उससे ज्यादा रखूंगा तो रस्सी नहीं टूटेगा। कंसेप्ट समझ में आया? बाकी तुम्हें सवाल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इतना समझने की जरूरत नहीं। नीचे अगर जा रहा तो mg माइनस टी बराबर ma होगा। टी मैक्सिमम कितना होता है, ईटा mg, तो यहां पे लिखोगे mg माइनस ईटा mg बराबर ma। m से m कैंसिल होगा, g बाहर आ जाएगा, तो g बाहर आएगा तो 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू a बराबर होगा 1 माइनस ईटा, a बराबर होगा g इंटू 1 माइनस ईटा। ये आंसर आ गया, ये आ गया। अच्छा तुमसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि मिनिमम एसिलेशन बताओ सो दैट स्ट्रिंग जस्ट ब्रेक, सो दैट स्ट्रिंग जस्ट ब्रेक, मिनिमम एसिलेशन। तो मिनिमम एसिलेशन तो आप 0 भी रख सकते हो, तो रस्सी टूट जाएगा, तो उससे ज्यादा ही रखोगे, समझ में आया कि नहीं, उससे ज्यादा टेंशन रखने की कोशिश करोगे, रस्सी टूट जाए, जस्ट टूट जाए। तो जिस टेंशन पे रस्सी जस्ट टूटेगा, जिस टेंशन पे रस्सी जस्ट टूटेगा, जस्ट ब्रेक हो रहा, वो एसिलरेशन आपसे पूछा है, बस सिंपल सी बात है। देखो लिमिटिंग केस होता है कि जस्ट रस्सी टूट जाए या जस्ट रस्सी ना टूटे, ये एक लिमिटिंग केस है, समझ रहे हो। ये क्या कह रहा था, मैक्सिमम एसिलेशन ऑफ द मैन सो दैट रोप जस्ट ब्रेक, रोप जस्ट ब्रेक, मैक्सिमम एसिलेशन सो दैट रोप जस्ट ब्रेक। अच्छा मिनिमम एसिलेशन सो दैट रोप जस्ट ब्रेक, सो दैट रोप जस्ट ब्रेक। तो रोप जस्ट ब्रेक कब होगा, जब टेंशन तुम्हारा ईटा mg के बराबर होगा,
समझ आया? लिमिटिंग केस होता है, जैसे यहां पे इंक्लाइन प्लेन पे मैं कितना फोर्स लगाऊं कि ऑब्जेक्ट ऊपर चल जाए। इसके लिए आप क्या करते हो, नेट फोर्स बैलेंस ही तो करते हो, उसके बाद थोड़ा भी लगाओगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर चल जाएगा। तो यहां पे वही केस है कि रोप जस्ट ब्रेक होना चाहिए। तो रोप जस्ट ब्रेक तभी होगा जब यहां पे टेंशन ईटा mg के बराबर होगा, तभी जस्ट ब्रेक होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो mg माइनस टी, ऐसे समझो, फ्रेश माइंड से ऐसे समझो, नीचे उतरना है तो नीचे mg माइनस टी, mg ज्यादा होना चाहिए तो mg माइनस टी बराबर ma, दैट्स इट। ठीक है, अब रोप जस्ट ब्रेक कब होगा, जब टी को ईटा mg रख दोगे, बात खत्म। समझ में आया कि नहीं है? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो ये सवाल देखो, अ बैलून विथ मास m, एक बैलून है जिसका मास है m, अ बैलून ऑफ मास m is descending down with an acceleration a, descending down with acceleration a and a is less than g, a is less than g। अब ये बैलून नीचे a एक्सीलरेशन से जा रहा है, a एक्सीलरेशन g से कम है, मतलब फ्री फॉल नहीं कर रहा। अगर ये फ्री होता तो सीधा सीधा g एक्सीलरेशन से नीचे जाता ना, अब ये g एक्सीलरेशन से नीचे क्यों नहीं जा रहा? तो पक्की बात है ऊपर कोई इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा। आपको कैसे पता कांस्टेंट ही है? क्योंकि नीचे कांस्टेंट एक्सीलरेशन जा रहा है, ये टाइम डिपेंडेंट एक्सीलरेशन तो बताया नहीं है। A balloon with mass m descending down with an acceleration a where a is less than g, तो पक्की बात है कि ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है जो इसको नीचे g एक्सीलरेशन से नहीं जाने दे रहा है। सर अगर ऐसा होता a is greater than g, मतलब ये g से भी ज्यादा एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा, मतलब नीचे की तरफ कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा होता। ठीक है, ठीक है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट, अब इसमें से कोई एफ फोर्स ऊपर लग रहा था, इसको मैंने एज्यूम कर लिया। अब इसमें से कितना मास मैं बाहर निकाल दूं फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विथ एक्सीलरेशन ए। अब इसमें से मान लो कि m नॉट मास मैंने बाहर निकाल लिया, तो इसमें मास बचेगा m माइनस एम नॉट। अब ये ऊपर की तरफ जो पहले से फोर्स लग रहा था उसको हटाया नहीं, लग ही रहा है, चाहे वो एयर ड्रैग हो या कोई भी फोर्स हो, ऊपर की तरफ एक फोर्स रहा होगा, इसी वजह से ये नीचे फ्री फॉल नहीं कर रहा था। अब ये ऊपर जाने लगा ए एक्सीलरेशन से, तो कितना मास मैंने बाहर निकाला होगा। तो फर्स्ट केस में ऊपर एफ फोर्स और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, कौन डोमिनेटिंग होगा? नीचे mg, क्योंकि नीचे एक्सीलरेशन हो रहा है। तुम लिखोगे mg माइनस एफ बराबर ma, ये एक इक्वेशन बनेगा। और इस केस में देखोगे तो ऊपर वाला एफ डोमिनेटिंग होगा, सर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो होगा, कितना होगा m माइनस एम नॉट इंटू जी, तो लिखोगे m माइनस एम नॉट इंटू जी बराबर ऊपर की तरफ नेट फोर्स देखा है, बराबर मास इसका है m माइनस एम नॉट इंटू एक्सीलरेशन है। ये इक्वेशन नंबर 2 बना। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, कितना मास हटाया वो चाहिए, मास शुड बी रिमूव्ड, m नॉट चाहिए। अननोन क्या माना था मैंने, f एज्यूम किया था, तो f की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, mg माइनस ma। देखो यहां से ध्यान से इक्वेशन 1 से f की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, f इधर लाऊंगा तो mg माइनस ma, यहां पे f को लिख सकता हूं मैं mg माइनस ma। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बनेगा माइनस mg, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा m नॉट g। सही है, देखो f की जगह पे तो मैंने ये रख दिया पूरा टर्म mg माइनस ma, ये माइनस अंदर गया तो माइनस mg, और ये माइनस अंदर गया तो ये प्लस m नॉट g, बराबर ये हो जाएगा m माइनस एम नॉट इंटू ए, या इसको पूरा ही लिख दो ma माइनस एम नॉट ए। यहाँ से टर्म एक कैंसिल होता हुआ दिखाई देगा आपको, ध्यान से देखेंगे तो कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, mg वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या करिए, माइनस ma को इस तरफ लाइए, माइनस एम नॉट ए को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा m नॉट ए, ये वाला टर्म आ जाएगा m नॉट ए प्लस m नॉट जी, m नॉट जी। देखिए ये m नॉट ए इधर आएगा तो प्लस m नॉट ए, और ये m नॉट जी था तो माइनस ma को इधर ले जाते हैं, तो माइनस m इधर आएगा, ma पहला था तो एक 2ma हो जाएगा। ठीक है, ओके। और हमें क्या चाहिए, m नॉट, तो m नॉट यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो ये बचेगा a प्लस जी इज इक्वल टू 2ma, तो ये हो जाएगा 2ma बटा a प्लस जी, 2ma बटा a प्लस जी, a इज अ करेक्ट आंसर। समझ आया बेटा अच्छे से। नेक्स्ट चलिए, पर्सन ऑफ मास 60 kg, ये AIPMT 2011 का सवाल है ना। मैं चाहता हूँ आप ये खुद करें, है ना, ये खुद करें, ये होमवर्क है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ईजी है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए 1994 में एक बढ़िया सवाल पूछा था, अ सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस, मतलब उस पर फोर्स नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स फ्री स्पेस मतलब उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। स्वीप्स सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लेनरी डस्ट। अब
इंटरप्लेटनरी मतलब प्लेटनरी स्पेस में, मतलब ऊपर में सैटेलाइट चला गया और उस ऊपर में इंटरप्लेटनरी स्पेस के बीच में, दो प्लैनेट के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको कहते हैं इंटरप्लेटनरी, दो प्लैनेट के बीच में, उसमें डस्ट है, उस डस्ट को स्वीप कर रहा है, मतलब वो डस्ट उस पर चिपक रहा है एट अ रेट dm/dt इज इक्वल टू अल्फा बी। किस रेट से? तो पर सेकेंड इतना डस्ट उस पर चिपक रहा है, dm/dt इज इक्वल टू अल्फा बी, पर सेकेंड इतना डस्ट उस पर चिपक रहा है। तो सर ये तो रॉकेट से अपोजिट केस हो गया, बैलून से अपोजिट केस हो गया। बैलून में क्या होता था कि उसमें से मास कम होता था dm/dt रेट से, या रॉकेट में क्या होता था बताओ? रॉकेट में सर वेरिएबल मास सिस्टम था, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, लेकिन उस पर अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा था v इंटू dm/dt। तो उसी तरीके से यहां पे एक कोई भी मान लो रॉकेट है, ये रॉकेट मान लो, अभी रॉकेट चल रहा और रॉकेट में कंटिन्यूअसली डस्ट चिपक रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन इस पर डस्ट चिपकता जा रहा है, जिसकी वजह से ये रॉकेट हेवी होता जाएगा और पर यूनिट टाइम मास इंक्रीज इन मास पर यूनिट टाइम है अल्फा बी, मतलब अल्फा बी से इसका मास बढ़ रहा। अच्छा, तो सर इस पे एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा और वो रिटार्डिंग फोर्स होगा v इंटू dm/dt। रिटार्डिंग फोर्स है तो वेलोसिटी के अपोजिट होगा, तो माइनस लगा सकते हो, है ना, डायरेक्शन की वजह से। dm/dt की वैल्यू क्या है? dm/dt की वैल्यू है अल्फा बी, तो यहां पे dm/dt को अल्फा बी लिख सकते हैं, तो माइनस v इंटू अल्फा बी। चलिए साहब ठीक है। m इज मास एंड v इज द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एंड अल्फा इज द कांस्टेंट, देन एक्सीलरेशन ऑफ द सैटेलाइट। तो इस वजह से रिटार्डिंग फोर्स लगा है सैटेलाइट पे और सैटेलाइट का किसी इंस्टेंट पे मास कैपिटल M दिया हुआ है। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं आप? रिटार्डिंग फोर्स हो या कोई सा भी फोर्स हो, रिटार्डिंग फोर्स है तो मास इंटू रिटार्डेशन, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस अल्फा वी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस अल्फा वी स्क्वायर बटा एम। जहां भी वेरिएबल मास सिस्टम हो बेटा, वहां पे एक फोर्स लगता है जो कि F बराबर m dv/dt नहीं होता। वो कौन सा फोर्स होता है? वो फोर्स होता है v इंटू dm/dt। तो इसका dm/dt दिया हुआ था, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फोर्स बन गया। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन लिखा, बताइए कहां आंसर आएगा? माइनस अल्फा वी स्क्वायर बाई एम, माइनस अल्फा वी स्क्वायर बाई एम, डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन क्या होता है? जब दो कनेक्टेड बॉडी है ना, स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अरे इनडायरेक्टली कैसे कनेक्टेड होगा? इनडायरेक्टली नहीं कनेक्टेड होता है क्या? देख इधर, ये देखो, ये ऐसे कनेक्टेड है, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। जिस स्ट्रिंग से 4 kg कनेक्टेड है उस स्ट्रिंग से 8 kg तो कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कनेक्शन। और ये होता है डायरेक्टली कनेक्टेड। तो जब बॉडी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है तो उनके एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होता है या उनके वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट रिलेशन। ठीक है ना। ये लेक्चर तो पूरा रिकॉर्ड कर चुका था मैं, लेकिन साउंड प्रॉब्लम, टेक्निकल इश्यू की वजह से दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो इसको देखिएगा अच्छे से प्लीज। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है M1, ये ऑब्जेक्ट है M2। ये सवाल मैं पहले आपको करा चुका हूं, लेकिन मैं अगर इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करूं एफबीडी बना के प्रॉपर ढंग से, तो ये स्ट्रिंग और डायरेक्टली ये स्ट्रिंग यहां पे कनेक्टेड है, तो यहां पे अगर टेंशन में टी एज्यूम करता हूं तो यहां भी टेंशन हो जाएगा टी। इसका एफबीडी बनाएंगे तो आगे की तरफ टी, पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो M1 के एफबीडी के करस्पॉन्डिंग एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स है टी बराबर हो जाएगा मास M1 इंटू एक्सेलरेशन, मान लेता हूं इसका है कुछ ए, और ये ए एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। इसका एफबीडी बनाऊंगा तो नीचे की तरफ फोर्स होगा M2G, तो M2G माइनस टी, नीचे की तरफ फोर्स क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, इज इक्वल टू M2A। जब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? आप ऐड करेंगे, तो टी से बेटा टी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपका M2G और इस तरफ बचेगा आपका M1 प्लस M2 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू बस M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये एक्सेलरेशन आ गया। सर इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे नेट पुलिंग फोर्स, और ये आगे चलेगा ए से और ये नीचे चलेगा ए से, तो हमें पता है कि नेट पुलिंग फोर्स है M2G और सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन है M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 को कंबाइंडली सिस्टम मान ले तो टेंशन इसका इंटरनल फोर्स है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, M1 प्लस M2 आंसर आ जाएगा।
हाँ, लेकिन यहां से वो बात फील नहीं आएगी जितना इससे फील आएगी। सर ऐसा क्या फील आया इसमें? ऐसा फील आया कि इसका एक्सेलरेशन किसकी वजह से डेवलप हुआ है, इसमें एक्सेलरेशन लाने में रोल किसका है? टेंशन का, तो टेंशन आएगा। और M2G नीचे ले जाना चाहता है, लेकिन अगर सिर्फ M2G होता तो फ्री फॉल कर जाता, लेकिन फ्री फॉल नहीं कर रहा है क्योंकि टेंशन इसको जाने से अपोज कर रहा है। तो M2G माइनस T बराबर M2 आएगा, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा। अब तब एक्सेलरेशन ये आएगा विच इज एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन, एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेंशन। सर कैसे नहीं डिपेंड कर रहा? देखो सर, एक्सेलरेशन बराबर के फॉर्मूले में टेंशन है, जब दोनों को ऐड किया मैंने, सिस्टम का एक्सेलरेशन मतलब M1 जितने एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, M2 जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, उसका फाइनल एक्सप्रेशन में टेंशन कैंसिल हो गया। मतलब टेंशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो क्या एक्सेलरेशन टेंशन पे डिपेंड करता है? नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे। और ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? इसमें कोई भी चीज आपको बदलता हुआ दिख रहा है समय के साथ? नहीं, समय के साथ जो चीज ना बदले उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। सर कांस्टेंट है। फिर टेंशन कर क्या रहा था? क्या इस सिस्टम में एक्सेलरेशन डेवलप करने में टेंशन ने कोई काम नहीं किया? टेंशन को कोई क्रेडिट नहीं मिला? अगर तुम टी टाइम के बाद वेलोसिटी निकालोगे, टी टाइम के बाद वेलोसिटी निकालोगे, तो वेलोसिटी बराबर होता है v बराबर u प्लस टी। सर डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है रामलाल, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो अगर मैं इसका भी वेलोसिटी देखूं टी टाइम के बाद, तो होगा v बराबर एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और वेलोसिटी यहां से निकल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, हाफ mv²। तो किसी भी इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो इसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन टेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन टेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो स्पीड टेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी टेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो टेंशन कर क्या रहा है? क्या सिस्टम में टेंशन का रोल है? क्या टेंशन वर्क कर रहा है? नहीं। टेंशन का सिस्टम में रोल तो है, अगर टेंशन नहीं होता तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं होता, कनेक्टेड नहीं होते। तो टेंशन का रोल है दोनों को साथ ले जाने में, लेकिन टेंशन का वर्क डन 0 है। सर कैसे बता? क्योंकि टेंशन पे एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं कर रहा, वेलोसिटी नहीं कर रहा, काइनेटिक एनर्जी नहीं कर रहा, तो टेंशन पे सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा वो टेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब टेंशन का वर्क 0 होना चाहिए। और आप देखें यहाँ पे सच में टेंशन का वर्क सिस्टम पे 0 है। ये तो मैं आपको फिजिकली एक तरीका था समझाने का, इस तरीके से समझाया, वर्क डन बाय टेंशन मस्ट बी 0, टेंशन मस्ट बी 0। अब मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। कैसे? तो देखो ये सिंगल एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। हाँ, तो जितना ये डिस्टेंस x आगे जाएगा t टाइम में, उतना ही x ये नीचे जाएगा। तो यहां पे टेंशन का वर्क बोलो सर t इंटू एक्स पॉजिटिव, जिधर टेंशन उधर डिस्प्लेसमेंट, इसमें टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, tx, सर वर्क 0 हो गया। हाँ, तो सिर्फ इसी सिस्टम में नहीं, हर सिस्टम में टेंशन की वजह से वर्क जितना इस पे पॉजिटिव होगा उतना इस पे निगेटिव होगा। इस निगेटिव वर्क डन को मैं उधर ले जाऊं तो एक जनरल स्टेटमेंट बना सकता हूं, वर्क पॉजिटिव वाला इज इक्वल टू, माइनस को उधर ले जाऊंगा तो लिखूंगा तो इसको पॉजिटिव नहीं, वर्क निगेटिव वाला, सिंपल। अगर मैं इसको T1 मान लूं, इसको x1 मान लूं, इसको T2 मान लूं, इसको x2 मान लूं, तो जितना पॉजिटिव वर्क डन होगा T1 x1 इज इक्वल टू T2 x2। मुझे पता है टेंशन बराबर होगा, सब ठीक है, मैं एग्जाम्पल मान रहा हूं। यहां टेंशन बराबर होगा तो T और T को सेम रख दो तो x और x सेम आ जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा, टेंशन तो कांस्टेंट ही है, x टाइम के साथ चेंज होगा, बदलेगा, तो T1 V1 बराबर T2 V2। मतलब जैसे PV बराबर कांस्टेंट होता है ना, उसी तरीके से टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, टेंशन इंटू वेलोसिटी का पॉजिटिव वाला बराबर टेंशन इंटू वेलोसिटी का निगेटिव वाला। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है एक्सेलरेशन, और टेंशन कांस्टेंट है, तो T इंटू ए का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, है ना। ये वर्क के फॉर्मूले से ही आया है, तो इसको रट लो। ये तुम्हारा एक जोरदार तरीका है, 1.5 पेज के सवाल को एक ही लाइन में आंसर निकाल देगा, है ना। तो इसको समझो और इसका एप्लीकेशन में सिखाता हूं क्या करना है। तो टेंशन इंटू एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन वाला, जिसमें टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, बराबर निगेटिव कहीं नहीं लगाना, इज इक्वल टू, उधर लिख रहा हूं पॉजिटिव वाला सेम डायरेक्शन वाला, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन,
अपोजिट डायरेक्शन वाला, बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया, जोरदार जोरदार सवाल का। जैसे ये सवाल है, दो ऑब्जेक्ट है, देखिएगा ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट है आपका 4 kg का, ये आपका ऑब्जेक्ट 8 kg का। तो यहां पे मैं एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर लेता हूं। यहां पे स्ट्रिंग जो कनेक्टेड है, ध्यान से देखिए, यही स्ट्रिंग ऐसे घूम घूम के पुल्ली के थ्रू यहां आया है। तो अगर मैं यहां पे टेंशन टी मानता हूं, तो बेटा यहां पे भी टेंशन टी होगा, यहां पे भी टेंशन टी होगा, यहां पे भी टी होगा, यहां पे भी टी होगा। स्ट्रिंग जहां जहां पे कनेक्टेड होगा हर जगह टेंशन टी होगा। यहां पे बताइए टेंशन कितना होगा, इस पॉइंट पे, कांटेक्ट पॉइंट पे टेंशन टी ऊपर, तो ये टी यहां पे कांटेक्ट पॉइंट पे लॉन्ग द लेंथ पीछे, यहां पे कांटेक्ट पॉइंट पे नीचे, यहां पे कांटेक्ट पॉइंट पे इससे दूर, यहां पे कांटेक्ट पॉइंट पे इससे दूर। सर ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि ये जो पुल्ली है इस पे आगे टेंशन टी और टी लग रहा है ना, तो 2T आगे फोर्स हो गया, तो क्या पीछे भी 2T फोर्स होगा? हाँ, लेकिन ये तो एक्सीलरेटेड है, ये तो आगे जा रहा है A2 एक्सीलरेशन से, और ये नीचे गिर रहा है A1 एक्सीलरेशन से। अब इसी बात है, ये नीचे जाएगा तो ये आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा तो ये ऊपर आएगा। अपने आप पीछे जा नहीं सकता, लेकिन ये अपने आप नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरेगा, तो 4 kg A1 से नीचे जाएगा तो 8 kg A2 से आगे जाएगा। उसी A1 A2 में रिलेशन बताना है। ये सवाल पढ़ लो एक बार। पुल्ली शोन इन द डायग्राम एज स्मूथ एंड अनइवन। सर अगर ये एक्सेलरेटेड है तो जितना आगे फोर्स उतना पीछे फोर्स कैसे लिख सकते हैं आप? क्योंकि पुल्ली होता है मासलेस। तो लिखो, पुल्ली इज एट रेस्ट और एक्सेलरेटेड, फोर्स ऑन पुल्ली मस्ट बी बैलेंस्ड बिकॉज पुल्ली इज मासलेस। लिख लो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पुल्ली इज मासलेस। ठीक है सर। तो 8 kg पे इस कांटेक्ट पॉइंट पे 8 kg पे आगे की तरफ टेंशन लगेगा 2T। तो आगे टेंशन आगे एक्सेलरेशन, तो सेम डायरेक्शन वाला टेंशन इनटू एक्सेलरेशन बराबर नीचे एक्सेलरेशन ऊपर टेंशन T इंटू A1। T से T कैंसिल होगा, 2A2 बराबर A1, जोरदार MR स्टार। A1 बराबर 2A2 आंसर। सर लेकिन फील नहीं आया कि सर आप कह रहे हो कि जो A1 है इसका एक्सेलरेशन और 2A2 में तो इसके एक्सेलरेशन से डबल होगा। हाँ होना चाहिए, फील भी दिला देता हूँ। फील तो अभी तक दिला ही आया था मैं तुम्हें। ये चीज़ मैं तुम्हें डायरेक्ट थोड़ी ना बताया हूँ, कितने अच्छे से मैं रिलेट करके बताया, एक तरीके से रिलेट कराया, दूसरे तरीके से वर्क डन जीरो करके दिखाया, और फिर मैं जनरलाइज कर रहा हूँ कि हर सिस्टम पे नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स या इंटरनल फोर्स क्या होता है, जीरो। समझ में आया कि नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मैं अब आपको फील करके दिखाता हूँ। देखो होगा क्या कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है 8 kg वाला, ये इससे ऐसे कनेक्टेड है और ये रस्सी ऐसे गया है, ऐसे गया। अब मान लो कि ये x डिस्टेंस आगे जाता है, मतलब ये वाला जो है ये यहाँ पहुँच गया, x डिस्टेंस आगे गया। तो अगर ये x आगे जाता है, पुल्ली x आगे जाएगा, तो यहाँ से x लेंथ का स्ट्रिंग येलो वाला और यहाँ से एक लेंथ का स्ट्रिंग 2x लेंथ का स्ट्रिंग फ्री होगा। जैसे अब नया ये हो जाएगा, तो यहां से x कम हुआ, यहां से x कम हुआ, तो पुल्ली पीछे जाने से ये येलो कलर वाला जो स्ट्रिंग है ये वाला, जिसे ये 4 kg कनेक्टेड है, ये x 2x फ्री हुआ, जबकि ये सिर्फ x गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट x, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 2x। और वो तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, यहां पे सीधा आंसर है, ये मैंने समझाया ना, वो तो दूसरा तरीका था फील करने का। अब देखो बेटा, एक आदमी है यहां पे, रामलाल खड़ा हो गया और इस रस्सी को पकड़ के v वेलोसिटी से ऊपर खींच रहा है। देखो तो प्लैंक कितने वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ये सवाल पूछा। इस तरीके से स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो सबसे पहले एक सिंगल स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करो, सिंगल स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करो जो आदमी के हाथ में है। तो आदमी के हाथ में जो स्ट्रिंग है देखो ऐसे आ रहा है, यह स्ट्रिंग यहां पे आया और इस पुल्ले के थ्रू घूम के यहां आया, फिर इस पुल्ले के थ्रू घूम के यहां आया, फिर इस पुल्ले के थ्रू घूम के यहां कनेक्टेड है। तो इस स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन टी सेम होगा। अगर आप इस कांटेक्ट जहां पे रस्सी पकड़ा उससे कांटेक्ट पॉइंट से टेंशन टी लिखते हो, तो ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, हर जगह उस स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन टी होगा। तो ये टी है, तो ये टी है, तो ये टी है, ये टी है, तो ये टी है। टी टी ऊपर 2T, तो इस पुल्ली पे नीचे कितना सर 2T, तो यहां पे इस स्ट्रिंग में कितना 2T, इस पुल्ली पे नीचे कितना T 2T, तो यहां पे कितना ऊपर 2T। तो प्लैंक पे टोटल टेंशन फोर्स कितना लग रहा है 2T, और इस रस्से में 2T 4T, और ऊपर कितने से जा रहा है वेलोसिटी VP से, तो सेम डायरेक्शन वेलोसिटी और टेंशन का, तो 4T इंटू VP
इज इक्वल टू आदमी के हाथ में जो स्ट्रिंग है वहां पे टेंशन टी और इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी v, तो t इंटू वी, टी से t कैंसिल होगा, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज v/4। मतलब अगर ये आदमी 40 मीटर पर सेकेंड से रस्सी खींच रहा लगातार, तो प्लैंक सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा। प्लैंक कितने से जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, 1/4 वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। तो पागल है क्या? सीधा ही खींच लो, समझना, पागल है क्या? सीधा ही खींच लो, फिर 10 से खींचो 10 से जाएगा, 40 से खींचो 40 से जाएगा। 1/4 वेलोसिटी से खींच पा रहे हो तो क्या फायदा इसका? फायदा है क्योंकि ये इस आदमी की जितनी औकात है उससे ज्यादा वेट का प्लैंक उठा रहा है। इस आदमी का फोर्स लगाने की कितनी औकात है? टेंशन टी उसने लगाया रस्सी पे ऊपर की तरफ, तो रस्सी उसको नीचे खींचा, और प्लैंक पे कितना फोर्स लग गया? 2t। अगर ये 40 न्यूटन फोर्स लगा सकता है ना, औकात इसकी 40 न्यूटन लगा के उठाने की, 40 न्यूटन से ही कोई ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम उठा सकता है, तो टेंशन कितना यहां पे लग रहा है? 4t। 4 गुना ज्यादा एफर्ट्स बढ़ गया। तो कहीं फायदा होगा तो कहीं ना कहीं तो नुकसान होना ही है ना बेटा। अब जोरदार सवाल देखिएगा प्लीज, मास्टर हो जाएंगे आप। ये स्ट्रिंग एक कॉमन है, सिंगल है, यहां पे टेंशन टी मानते हैं तो यहां भी टेंशन टी मानेंगे। ऑब्वियस ही बात है बेटा, यहां पे टेंशन टी मान रहे हो तो इस स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन टी होगा। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्ट्रिंग है इसके बीच से शुरू हुआ है, ये पूरा पूरा यहां तक आया है, हर जगह इसमें टेंशन डबल हो जाएगा। देखिए अगर ये टी मानते हैं आप तो ये भी टी होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2t, क्योंकि इस पे टी नीचे तो नीचे टोटल टी तो ऊपर हो गया 2t। तो सर यहाँ भी 2t, हाँ क्योंकि इस स्ट्रिंग में हर जगह 2t, तो सर यहाँ पे 2t तो यहाँ 4t, हाँ यहाँ 4t। अगर ये नीचे जा रहा a2 से और ये ऊपर जा रहा a1 से, तो जिधर एक्सेलरेशन उधर टेंशन, तो t इंटू a1 है ना, और ऊपर टेंशन नीचे एक्सेलरेशन, तो 4 इंटू a2, t से t कैंसिल होगा, a1 बराबर 4a2। बढ़े चलो जवान आगे बढ़ो। मजा आया कि नहीं है? चलो एक और बता दो। इन सबसे पहले एक सवाल मैं आपको ये कराना चाहूँगा, उसके बाद में आपको ये कराना चाहूँगा, उसके बाद में आपको ये कराना चाहूँगा, उसके बाद में आपको ये कराना चाहूँगा। चलो IIT JEE का पूछा हुआ सवाल है, नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन करने में मज़ा आएगा आपको, तो करिए ना, खेलिए। एक्चुअल में सॉल्यूशन देखिएगा इसका तो एक एक पेज का होता है सवाल। आप देखिए ये स्ट्रिंग जो है व्हाइट कलर का, देखिए ये यहाँ पे अगर टेंशन टी है तो यहाँ भी टेंशन टी होगा, 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 यहाँ भी टेंशन टी होगा। ये टी तो ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, तो इस पे कितना? सर ये टी तो यहाँ पे 2t, ये टी तो यहाँ पे 2t। अब M2 A2 से आगे जा रहा, तो M2 A2 से आगे जा रहा और M2 पे ये देखो 2t और ये देखो t, तो ये हो जाएगा आपका 3t A2, और ये आगे जा रहा 2t से, इधर इसका एक्सेलरेशन आगे ही होगा, तो 2t इंटू A1, 2t इंटू A1, t से t कैंसिल होगा, 2A1, A1 बराबर 3/2 A2, A1 बराबर 3/2 A2, दैट्स इट, ये आंसर है आपका। यहाँ पे देखिए एक सवाल और है, यहाँ पे अगर रस्सी में टेंशन मान लेते हैं आप t और M2 का एक्सेलरेशन नीचे मानते हैं A2, तो A1 ऊपर आएगा, ये t, ये t, ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, टी 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 टी। सर सारे में टेंशन सेम क्यों है? यही तो स्ट्रिंग है ना, यहाँ से शुरू हुआ, पुल्ली से ओवर होते हुए यहाँ तक पहुँचा है। ये टी टी तो ये होगा नीचे 2t, तो यहाँ होगा ऊपर 2t, तो सिंपल सी बात है, A1 इंटू 2t बराबर A2t, A2t, t से t कैंसिल होगा, A1 बराबर A2/2, दैट्स इट। अब नीट के हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा क्या है इसमें? देखिए बताता हूं, ऐसा क्या है इसमें। अ ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन स्मूथ प्लेन विथ हेल्प ऑफ अ रोप विच मूव्स विथ वेलोसिटी v, देन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज। एक बात बताओ, ये जो है हवा में भी वेलोसिटी चल रहा है, कोई आदमी यहां पे होगा, रामलाल टाइप इंसान, जीवन से बहुत दुखी है और इसको पकड़ के आगे की तरफ v से खींच रहा है। ऐसे थोड़ी ना रस्सी में हवा भूत पकड़ के लेके जा रहा है, कोई पकड़ के लेके जा रहा होगा, हाँ सर कोई पकड़ के लेके जा रहा है। तो अगर ये इसको v से आगे खींच रहा, तो ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने वेलोसिटी से जाएगा? तो मान लो कुछ ये ब्लॉक uv से जाएगा, क्योंकि ये आगे चलेगा, ऐसा नहीं कि हवा में उठ जाएगा। ये इसको रस्सी से ऐसे खींच रहा, तो ये रस्सी यहाँ पे टेंशन लगेगा, लेकिन ये जाएगा आगे।
सर अब कैसे करें? बहुत आसानी से। अब इसका जो मेथड तुम किसी भी किताब में देखोगे, कुछ भी कंपोनेंट इसका उधर ले लो, उसका इधर ले लो करते हैं। इधर वेलोसिटी मान लो, ये स्ट्रिंग v से जा रही, तो ये पॉइंट भी v से जाएगा, तो v, इस v का कंपोनेंट इधर लो, इस v का कंपोनेंट इधर लो, ऐसा कुछ नहीं करना। तुम मुझे बताओ, सिंगल स्ट्रिंग जो इसके हाथ में है वही यहां पे कनेक्ट है, तो इधर की तरफ टेंशन हो जाएगा मान लो t, तो यहां भी टेंशन हो जाएगा t, तो t पीछे और आदमी इसको v आगे से खींच रहा है, तो t इंटू v बराबर इस पॉइंट पे रस्सी के लॉन्ग ही टेंशन होता t, हाँ, और वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल दिया, तो इस t का दो कंपोनेंट होगा, ऊपर t cos थीटा, इसका कोई काम नहीं क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी की तरफ जो जाएगा वही तो वर्क करेगा, तो इस t का कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ क्या होगा? t sin थीटा, तो t sin थीटा बराबर ub, t से t कैंसिल होगा, ub बराबर v बटा sin थीटा, v बटा sin थीटा इज द करेक्ट आंसर। और देखो, और देख लो, और देख लो, ये देखो बड़ा जोरदार, बच्चा यहां पे कंफ्यूज हो जाता है, एकदम कंफ्यूज आ जाता है, तुमको नहीं होना। ये कह रहा है कि m2 ऊपर जा रहा, तो ये ब्लॉक v1 से पीछे आ रहा, m2 v2 से ऊपर जा, तो यहां पे टेंशन मानो t, तो इधर होगा टेंशन t, mr स्टार बड़े आराम से देखो, यहां पे टेंशन t ऊपर की तरफ है, तो यहां पे टेंशन t इधर होगा, सर ठीक है, जिधर टेंशन उधर वेलोसिटी, मतलब tv2, टेंशन इधर, इसका कंपोनेंट पीछे की तरफ आएगा, ये एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा है, ऐसे यहां पे देख लो, यहां बना लो तुम, चलो इधर हॉरिजॉन्टल है, तो इस t का कंपोनेंट पीछे कितना होगा? t cos थीटा, और आगे कितना? v1, तो लिखोगे t cos थीटा v1, पॉजिटिव वाला प्रोडक्ट बराबर निगेटिव वाला प्रोडक्ट, t से t काट दो, तुमसे बोला है v1 बाई v2 की वैल्यू, v1 इधर है, v2 नीचे ले जाओ, v1 बाई v2 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा इज नथिंग बट sec थीटा। अब और सवाल करें, ये स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्टेड है, ये दूसरा ब्लॉक भी, ये जा रहा है v2 से आगे, ये जा रहा है v1 से आगे, दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अलग अलग है। तुम कह सकते हो सर ऐसे कैसे होगा कि ये अलग वेलोसिटी से ये अलग वेलोसिटी जा रहा है, तो स्ट्रिंग तो खिंच जाएगा ना। देखो बेटा, स्ट्रिंग की वेलोसिटी उसके लेंथ के लॉन्ग सेम रहेगी, है ना, लेकिन ये लेंथ के लॉन्ग थोड़ी ना जा रहा है, इसका एंगल अलग है, तो वेलोसिटी भी अलग हो सकता है। तुम्हें कुछ नहीं करना तुम्हें ये टेंशन t, तो ये भी टेंशन t होगा। अब तुम मुझे इतना बताओ, कितना सर, इतना बताओ, इस t का कंपोनेंट आगे क्या होगा? सर t cos थीटा 1 इंटू v1, जिधर टेंशन उधर वेलोसिटी, इस t का कंपोनेंट पीछे कितना होगा? t cos थीटा 2 इंटू v2, t से t कटेगा। मैंने तुम्हें इतने सवाल करा दिए कि अगर कहीं कंफ्यूजन होगा ना, सब कंफ्यूजन दूर हो गया। v2 नीचे ले आओ, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू cos थीटा 2 बटा cos थीटा 1, ये होगा आंसर। समझ आया? अच्छे समझ आया? ये देखो, ये पुल्ली ऊपर जा रहा है a से, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है a1 से, ये जा रहा है a2 से, तो इनके बीच रिलेशन लिखने को। सर ये पुल्ली ऊपर अपने आप हवा में भूत लग गया क्या, इसको अपने आप हवा में कैसे जाएगा? तो अब सी बात है, अपने आप हवा में नहीं जाएगा, आप इसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे, तब जाके किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। यहां पे आपने पकड़ा हुआ है, ले, अपने आप थोड़ी ना जाएगा, या तो कोई ब्लॉक लगा होगा। ठीक है सर, अब आराम से, ध्यान से, प्यार से ये बताओ कि यहां टेंशन अगर टी है तो यहां कितना होगा? सर टी होगा, क्योंकि यही स्ट्रिंग ऐसे घूम के है, तो यहाँ कितना होगा? सर टी होगा। यहाँ कितना होगा? यहाँ कितना होगा? यहाँ भी टी होगा सर, क्योंकि यही स्ट्रिंग है, यहाँ भी टी होगा सर। तो नीचे टी, ऊपर एक्सीलरेट हो भी रहा है तो ये मासलेस है, तो ऊपर 2t होगा। यहाँ 2t होगा, तो इस जहाँ पे ये आदमी स्ट्रिंग को पकड़ के खींच रहा है वहाँ पे टेंशन कितना होगा? 2t। तो यहाँ पे टेंशन 2t, इस पॉइंट पे आदमी पकड़ के जो खींच रहा है उस पर टेंशन नीचे 2t, एक्सीलरेशन ऊपर, तो 2t इंटू एक्सीलरेशन बराबर अपोजिट डायरेक्शन है ना, नीचे टेंशन 2t, ऊपर एक्सीलरेशन है, जिधर टेंशन t उधर ही एक्सीलरेशन a1, तो पॉजिटिव वाला ta1, और इधर भी जिधर टेंशन t उधर ही a2, तो पॉजिटिव वाला ta2। t से t कैंसिल होगा, a बराबर आ जाएगा a1 प्लस a2 बाई 2। दिस इज योर परफेक्ट और करेक्ट आंसर। a बराबर a1 प्लस a2 बाई 2। इसको समझाने के लिए पता नहीं 1.5 पेज का कैलकुलेशन करते, बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। एक सवाल करते हैं और अच्छे समझ में आएगा।
सवाल करते हैं और अच्छे समझ में आएगा। ये सवाल ना ना ना, एक सवाल था यार, कहाँ चला गया? अच्छा, वो मैंने खुद हाथों से लिखा था इसलिए खो गया। ये सारे मैं पढ़ा चुका हूँ, दोबारा पढ़ा रहा हूँ मैं। आधे घंटे से ज़्यादा का कंटेंट खराब हो गया पूरा। M1 ये मान लो है M2, ऐसे कनेक्टेड है। ये आगे आ रहा है A1 से और ये इधर आ रहा है A1 से, तो ये कितने एसिलेशन से नीचे जाएगा? ये M मान लो बस। ये सवाल था, तो जैसा पिछला सवाल सॉल्व किया वही है ये, लेकिन इसको मैं फिर से दोबारा से अप्रोच करके दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से शुरू हुआ है, वही स्ट्रिंग घूम घूम के यहाँ तक आया है, सेम है। तो सर अगर मैं यहाँ पे टेंशन T मानता हूँ, ये भी T होगा, ये भी T होगा, ये भी T होगा, बिल्कुल सही है। तो सर ऊपर TT है तो यहाँ पे नीचे 2T होगा, तो यहाँ पे ऊपर 2T हो जाएगा। तो ऊपर टेंशन 2T और नीचे एसिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन वाला लिख लो 2T इंटू A बराबर यहाँ पे सेम डायरेक्शन वाला TA1 और यहाँ पे सेम डायरेक्शन वाला TA1। T से T कैंसिल होगा तो A बराबर आएगा A1 प्लस, ओह सॉरी, कुछ तो करे यार भाई, यहाँ पे A1 है तो इसको तो A2 लिख, A2 A1 प्लस A2, ये 2 नीचे ले आओ, A1 प्लस A2/2। तो सेम सवाल है ना बेटा वो दोनों। ये तो बोले कि पुल्ली से जो ये स्ट्रिंग लगा ये कितने से जाएगा, अगर ये A1 से आ रहा है, ये इधर A2 से आ रहा। तो अब इसमें कभी कभी एक समझदारी वाली बात कर देते हैं, है ना, ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं। ज़्यादा दिमाग क्या लगाते हैं बेटा, ऐसा सवाल पूछ लेते हैं। अब इसको ध्यान से सोच के आंसर टिक करो, A होगा, B होगा, C होगा, बताओ। बढ़िया सवाल है सर, इस पॉइंट का एसिलेशन ऊपर दिया हुआ है A। तो ध्यान से देखो बेटा, किया इसने क्या कि ये पॉइंट में टेंशन अगर मैं T मानता हूँ, इधर मैं टेंशन T मानता हूँ, कॉन्टैक्ट पॉइंट से होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट है, उससे नीचे टेंशन हो जाएगा 2T। तो नीचे 2T, ऊपर एसिलेशन A, तो 2T इंटू A, अपोजिट डायरेक्शन वाला। और यहाँ नीचे एसिलेशन A2 सवाल में दिया हुआ है, नीचे एसिलेशन A2 सवाल में दिया हुआ, तो ये अपोजिट डायरेक्शन वाला हो गया, तो ये हो जाएगा A2 इंटू T, और ये सेम डायरेक्शन वाला होगा T इंटू A1। T से T कटेगा, A2 को उधर ले जाओ, तो A1 माइनस A2, 2 नीचे ले आओ, बाई 2 बराबर A। और इसी चीज़ को मैं डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लीजिए आप, एसिलेशन ऑफ पुल्ली इज इक्वल टू दोनों ब्लॉक का एसिलरेशन बटा 2, जबकि ये तीनों सेम डायरेक्शन में होगा। देख लो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, दिखा देता हूँ तुम्हें। ये पीछे आ रहा, ऐसे ऐसे नीचे गिरेगा ना, ऐसे सिंप्लीफाई ऐसे कर लो, तो ये स्ट्रिंग नीचे आ रहा है, ये स्ट्रिंग नीचे आ रहा है, तो ये भी नीचे जा रहा, तो इसका एसिलेशन प्लस इसका एसिलेशन बाई 2 बराबर इसका एसिलेशन। यहाँ पे देखो ये ऊपर जा रहा है A से, तो ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि इसको माइनस ले ले, तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जा रहा है A से, तो कैपिटल A बराबर A1 माइनस A2/2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। दो तरीके से सॉल्व कर दिया, जो मेन कंसेप्ट था उससे भी किया, और डायरेक्ट अगर फॉर्मूला आप याद रख लेते हो उससे भी कर सकते हो। In the figure shown, the pulley is moving with velocity u. Then velocity of the block attached with the string. Velocity of block attached with the string. अगर ये u से जा रहा, तो यहां पे इसको कोई पकड़ के यहां u से आगे खींच रहा, तो ये पुल्ली ब्लॉक कितने से जाएगा? तो बेटा यहां पे कॉन्टैक्ट पॉइंट पे T टेंशन पीछे मानता हूं, तो अब सी बात है, यहां पे टेंशन हो जाएगा आधा आधा, कि जितना आगे उतना पीछे, तो आधा आधा, तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगा T आगे, सॉरी T/2 आगे, टेंशन T/2, वेलोसिटी कुछ आगे मान लो V, तो V इंटू T/2 इज इक्वल टू T इंटू U, T से T कटेगा, V बराबर हो जाएगा 2U, V बराबर हो जाएगा 2U इज द करेक्ट आंसर। आप खुद भी अटेम्प्ट करें। आप कहेंगे सर ये वाला नहीं समझ आया, तो मैं इससे पहले आपको 15 सवाल करा चुका हूँ, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बुद्धि लगाइए और खुद कलम चलाइए। अच्छा, एक होता है रॉड कॉन्स्टेंट, रॉड कॉन्स्टेंट। रॉड को हम रख देते हैं वर्टिकल सरफेस से अटैच करके, स्मूथ वर्टिकल सरफेस से इस रॉड को हमने अटैच कर दिया, ये साहब रॉड है। अब तुमसे बोलेगा कि रॉड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से किसी इंस्टेंट पे थीटा एंगल बना रहा है, उसी इंस्टेंट पे ये वाला पॉइंट पीछे जा रहा था VB से, ये B पॉइंट मान लेता हूं, ये मान लेता हूं A पॉइंट, तो A पॉइंट कितने वेलोसिटी से नीचे आएगा, ये आपसे सवाल पूछेगा। देखिए मान लीजिए रॉड है, तो रॉड का वेलोसिटी
उसके लेंथ के लॉन्ग, रॉड के हर पॉइंट के वेलोसिटी उसके लेंथ के लॉन्ग सेम होगा। अगर रॉड रिजिड बॉडी है तो, क्योंकि रिजिड बॉडी में क्या होता है, उसका लेंथ कांस्टेंट रहता है। रिजिड बॉडी में उसका लेंथ क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर मान लो ये रॉड है, ये चल रहा 10 मीटर पर सेकंड से और ये चल रहा 5 मीटर पर सेकंड से, तो क्या होगा, ये फास्ट चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, तो रॉड इलोंगेट हो जाएगा। अच्छा चलो, ये 15 से चल रहा है, ये 10 से चल रहा है, तो आगे 10 से जा रहा है और ये इसको दबा रहा है 15 से, तो ये कंप्रेस हो जाएगा। तो लेंथ के लॉन्ग इनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। सर लेंथ के परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकती है, कैसे, देखो अगर मान लो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसको घुमाओ, ठीक है सर घुमाते तो ये सेंटर हो जाएगा। हाँ, अब देखो कि जितना दूर लोगे पॉइंट, उसकी टेंजेंशियल स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ भी हो सकता है वेलोसिटी, रॉड के लेंथ के लॉन्ग वेलोसिटी सेम होना चाहिए। अब सुनो, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ये था तुम्हारा रॉड और ये रहा आपका वर्टिकल और ये रहा हॉरिजॉन्टल सरफेस। थोड़ा सीधा बना लेते हैं। ये चल ले भाई यार, ऐसे ही आज थक जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक। ये एंगल है तुम्हारा थीटा। अब देखो ये पॉइंट अगर आगे जा रहा वीवी से, तो इसका वेलोसिटी इसके लेंथ के लॉन्ग देख लो, और ये अगर नीचे जा रहा वीए से, तो इसका वेलोसिटी इसके लेंथ के लॉन्ग देख लो, और दोनों को सेम कर दो। वेलोसिटी ऑफ these two end will be same along the length। अगर ये थीटा है तो ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है भाई, 90 माइनस थीटा होगा। तो अब इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ देखो क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये होगा वीबी कॉस थीटा, और ये नीचे भी है, इस तरफ इधर थीटा नहीं बन रहा, इधर 90 माइनस थीटा बन रहा, तो तुम मान सकते हो कि सर इधर थीटा है, तो इधर वाला कंपोनेंट साइन हो जाएगा, वी ए साइन थीटा, और वी ए साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी वी कॉस थीटा। ये आपको कंसेप्ट समझना है। इसमें पूछ कुछ भी सकता है, वी ए बाई वी बी, वी बी बाई वी ए, वी बी पूछ सकता है, वी ए पूछ सकता है, कंसेप्ट बस ये समझना है। अब इसका एप्लीकेशन देखिए। Figure shows a rod of length L resting on a wall and floor. Its lower end A is pulled towards the left, with a constant velocity u. As a result of this, end B start moving downward along the wall. The velocity of the other end B downwards when rod makes an angle theta with the horizontal. ये रहा। हाँ, थीटा कहीं से भी दे सकता है, थीटा यहां से भी दे सकता है, यहां से भी दे सकता है। क्या करेंगे बताइए? तो सर बड़ा आसान है, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंथ के लॉन्ग ले लेते हैं, और इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंथ के लॉन्ग लेते हैं। ये थीटा तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, दैट्स इट। तो बताइए u का कंपोनेंट इधर बोलिए, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये होगा u cos थीटा, और ये होगा तुम्हारा vv sin थीटा, vv sin थीटा। तो vv sin थीटा और u cos थीटा, साइन उधर चला जाएगा, तो u cot थीटा इज योर करेक्ट आंसर। u cos थीटा, u sin थीटा, 2u sin थीटा, 2u cos थीटा, क्या बकवास है। कुछ भी मतलब। कॉट थीटा देखो ना भाई, देखो ना, ये दिया हो u cos थीटा इज इक्वल टू vb sin थीटा। अच्छा सॉरी, vb, हाँ vb sin थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा। हमें vb चाहिए, तो cos बाई साइन कॉट थीटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा एक मिनट और ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं। रॉड ये बनाया, ये रॉड बना ली, बढ़िया रॉड बना ली, चलो देखो, और यहां से एंगल दे दिया तो मैं थीटा, और तुमसे पूछे कि ये पॉइंट अगर भी ए से ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट है, तो बताओ ये पॉइंट अंदर की तरफ कितने वेलोसिटी से आएगा। ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। अब बेसी बात है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इसके लेंथ के लॉन्ग वेलोसिटी देख लो, ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा होगा, इसके लेंथ के लॉन्ग वेलोसिटी, दोनों के लेंथ के लॉन्ग वेलोसिटी बराबर कर दो। फाइंड वी ए बाई वी बी, फाइंड वी ए बाई वी बी। आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, कोई खास बात नहीं है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं, ठीक है बेटा।
ठीक है, चलिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लेक्चर में हमने कांस्टेंट रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझाया, कांस्टेंट रिलेशन समझाया, और मैंने आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग कटिंग का सिस्टम समझाया और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल भी कराए। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, है ना। हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे।